एपिसोड 1 सेन परिवार। एशिया का एक ऐसा नाम जिसके सामने सत्ता और ताकत भी सिर झुकाती थी। अगर भारत पर किसी का राज चलता था तो वो सेन परिवार था और एशिया में दूसरे नंबर पर उनका ही दबदबा था। बॉलीवुड की चकाचौंध हो या कंस्ट्रक्शन का भारी भरकम कारोबार, हर जगह उन्हीं की हुकूमत थी। कहा जाता था कि उनकी मर्जी के बिना यहां परिंदा तो क्या, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस साम्राज्य की नींव एसआर इंडस्ट्रीज के नाम से रखी गई थी। परिवार के मुखिया महेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस विरासत को खड़ा किया था, अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने अपनी सत्ता अपने बेटे को सौंप दी थी और खुद समाज सेवा और अपनी दिवंगत पत्नी गायत्री देवी के नाम पर अनाथ आश्रम चलाने में सुकून तलाशते थे। उनके बेटे तेज प्रताप सिंह, जिन्होंने पिता की विरासत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, दिखने में बेहद शांत और सुलझे हुए इंसान, लेकिन दिमाग चीते की रफ्तार से भी तेज। व्यापार की दुनिया में वो रिश्तों को आड़े नहीं आने देते थे। उनकी पत्नी का देहांत एक बिजनेस राइवल की साजिश का शिकार होकर हुआ था, जिसने इस परिवार को और भी सख्त बना दिया था। और फिर बारी आती है इस कहानी के उस तूफान की जिसे दुनिया एसआर के नाम से जानती थी। विराज प्रताप सिंह, तेज प्रताप सिंह के बड़े बेटे। यूनानी देवता जैसा तराशा हुआ चेहरा, आंखों में ऐसी गंभीरता कि देखने वाला पलके झपक ना भूल जाए। अंडरवर्ल्ड हो या कॉर्पोरेट जगत, विराज का नाम ही काफी था लोगों की रूह कपाने के लिए। लड़कियां उसकी एक झलक पर जान छड़कती थीं, लेकिन मजाल है कि उसकी नजर किसी पर ठहर जाए। उसका छोटा भाई आर्यन सिंह, एसआर इंडस्ट्रीज का सीईओ, लेकिन दिल से अभी भी एक शरारती बच्चा। अपने भाई की परछाई, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत, हंसमुख और मस्तीखोर। दूसरी तरफ थी शर्मा फैमिली। एक वक्त था जब इनका भी नाम हुआ करता था, लेकिन 17 साल पहले हुए एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। आज वो एक साधारण मिडिल क्लास जीवन जी रहे थे। ईशा शर्मा, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, छोटा सा गोल चेहरा और होठों के नीचे एक काला तिल जो उसे बुरी नजर से बचाने का काम करता था। वो एक मासूम और साधारण सी लड़की थी जिसके नसीब में शायद खुशियां कम और इम्तिहान ज्यादा लिखे थे। माता पिता की मौत के बाद वो अपने चाचा चाची के रहमो करम पर थी। उसका छोटा भाई वरुण शर्मा, जो 15 साल का था, 8 साल पहले सीढ़ियों से गिरकर अपना एक पैर खो चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा दीवार बनकर खड़ी हो जाती। ईशा के चाचा विनोद शर्मा एक मामूली नौकरी से घर चलाते थे। पहले वो ईशा से प्यार करते थे, लेकिन अपनी पत्नी कमला के बहकावे में आकर उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया था। और कमला शर्मा, नाम भले ही कमला था, लेकिन दिल पत्थर का। घर का सारा काम ईशा से करवाती, न पढ़ने देती, न घर से बाहर निकलने की आजादी। उनकी बेटी सिमरन भी अपनी मां के नक्शे कदम पर थी, हमेशा ईशा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सुबह का वक्त था। एक पुराने और साधारण से घर के एक कमरे में ईशा जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही थी। पीला कुर्ता और सफेद सलवार, सीने पर दुपट्टा सलीके से ओढ़े, वो नींद में भी किसी बुरे सपने से जूझ रही थी। उसके माथे पर शिकन थी, मानो सुकून उसे ख्वाब में भी नसीब ना हो। अचानक बर्फीला ठंडा पानी उसके चेहरे पर आ गिरा। ईशा हड़बड़ाकर उठ बैठी, सांसें फूल रही थीं। उसने अपने भीगे चेहरे से पानी पूछा और सामने देखा उसकी चाची कमला हाथ में खाली बाल्टी लिए खड़ी थी, चेहरे पर वही रोज की तरह नफरत भरे घाव। उठ गई महारानी, या अभी और सोना है? कमला की आवाज में जहर था। अगर नींद पूरी हो गई हो तो जाके नाश्ता बना दे, यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है तुझे, खर्चे का घर है ये। ईशा पूरी तरह भीग चुकी थी, सर्दी से उसका बदन कांप रहा था। उसने डरते हुए सिर झुकाया। जी चाची जी। वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि कमला की कर्कश आवाज ने उसे फिर रोक लिया। ओ महारानी सुन, नाश्ता जल्दी बना देना, मेरी बेटी को कॉलेज जाना है। अगर तेरी वजह से उसे देर हुई ना तो याद रखना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। कमला ने ईशा के गीले बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जोर से खींचा। आह! ईशा के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। चाची जी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूं, प्लीज। हाँ जा जल्दी। कमला ने उसे झटका देकर छोड़ा और बड़बड़ाते हुए मुड़ी। साली कामचोर, बस खाना ठूसना आता है। अच्छा होता अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती। ईशा ने वो शब्द सुने, दिल में एक तीखा दर्द उठा, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो अपने आंसुओं को पीते हुए कमरे से बाहर भागी। फर्श गीला था, उसके कदम लड़खड़ाए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने पास रखी टेबल का सहारा लेना चाहा, लेकिन हाथ फिसला और टेबल पर रखा महंगा फ्लावर पॉट नीचे गिरकर चिकनाचूर हो गया। ईशा की चीख निकल गई। दर्द से ज्यादा खौफ उसकी आंखों में था।
हाय राम, क्या किया तूने मनहूस? कमला की आवाज गूंजी। मेरा इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया। कमला ने आव देखा न ताव ईशा के बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और तड़ाक तड़ाक 2 थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। इसका पैसा क्या तेरा मरा हुआ बाप भरेगा? कमला चिल्लाई। ईशा की आंखों से दर्द और अपमान की आंसू बहने लगे। गालों पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। कमला ने उसे धक्का दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन जाते जाते धमकी देना नहीं भूली। नाश्ता बना ले, 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो याद रखना। तभी सिमरन, ईशा की चचेरी बहन, वहां आ धमकी। उसने ईशा के लाल पड़े गालों को देखा और एक क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसने ईशा की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई। मेरी प्यारी ईशा बहन, कितना सुंदर चेहरा लाल हो गया है, सिमरन ने ताना मारा। ईशा चुपचाप अपनी सिसकियां दबाए खड़ी रही। उसकी जिंदगी इसी 4 दीवारी और जुल्मों के बीच सिमट कर रह गई थी। वो 12वीं में 93.5% लाकर टॉप किया था, लेकिन उसे आगे पढ़ने नहीं दिया गया। स्कूल से मिले वजीफे के पैसे भी कमला ने अपनी साड़ियों और मेकअप पर उड़ा दिए थे। ईशा को सिमरन के उतरे हुए पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। खड़ी क्या है, नाश्ता मला, सिमरन ने हुक्म दिया। वो खुद को कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की समझती थी, लेकिन ईशा की सादगी और खूबसूरती से उसे जलन होती थी। ईशा लंगड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। गिरने की वजह से कमर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को नजरअंदाज कर दिया। अगर वो रुकी तो चाची उसे और दर्द देंगी। उसने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। विनोद, कमला और सिमरन कुर्सियों पर बैठकर नाश्ता करने लगे। ईशा एक कोने में सिर झुकाए खड़ी रही। उसे उनके साथ बैठकर खाने की इजाजत नहीं थी। जब सब खा लेते और कुछ बच जाता तो वही उसका हिस्सा होता। कभी कभी तो वो भी नहीं बचता था। एपिसोड 2। नाश्ते के बाद सिमरन कॉलेज चली गई और विनोद अपने काम पर। कमला ने सज धज कर पड़ोस में किटी पार्टी में जाने की तैयारी की। ईशा ने बर्तनों का ढेर साफ किया, बचा खुचा रूखा सूखा खाया और घर पर ताला लगाकर चाबी देने पड़ोस वाले घर की तरफ चली गई। ईशा ने पड़ोस के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर कमला अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंस बोल रही थी। ईशा को देखते ही वहां सन्नाटा छा गया। कमला की सहेलियों ने ईशा के पुराने कपड़ों और उलझे बालों को देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। अरे कमला, तेरी नौकरानी कहीं भी चली आती है, एक सहेली ने तंज कसा। कमला ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अरे छोड़ना, नौकरों का क्या है, खुद की तो इज्जत होती नहीं है तो दूसरों की क्या समझेंगे, औकात पंजी भर की नहीं है। नौकरानी शब्द ईशा के दिल पर हथौड़े की तरह लगा, लेकिन उसे अब आदत हो चुकी थी। कमला और सिमरन अक्सर लोगों के सामने उसे जलील करती थीं। क्या हुआ, यहां मुंह उठाकर क्यों चली आई? कमला ने कड़वाहट से पूछा। वो, मैं चाबी देने आई थी, ईशा ने डरते हुए कहा। मैं थोड़ी देर के लिए वरुण से मिलने जा रही हूं। उसे डर था कि कमला मना न कर दे। कमला उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी। ठीक है, जा, जल्दी आ जाना, घर में बहुत काम पड़ा है। काम चोरी बस करनी आती है, खाने के लिए तो भरपेट खाती है। ईशा ने चुपचाप चाबी टेबल पर रखी और बाहर निकल गई। वहां की हवा में इतना घुटन थी कि उसका दम घुट रहा था। बाहर निकलकर उसने राहत की सांस ली और पैदल ही चल पड़ी। उसके पास ऑटो के पैसे नहीं थे। कमला उसे कभी 1 रुपया भी नहीं देती थी, ये कहकर कि घर पर रहने और खाने का एहसान ही काफी है। सड़क पर चलते लोग ईशा को अजीब नजरों से देख रहे थे। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, रंग फीका पड़ चुका था। ईशा चलते चलते शहर के एक शांत कोने में आ गई। यहाँ एक अनाथ आश्रम था, एकमात्र जगह जहां उसे सुकून मिलता था, क्योंकि यहाँ उसका अपना था। आश्रम के प्रांगण में बच्चे खेल रहे थे। ईशा की नजरें बेचैनी से चारों तरफ घूमी और एक पेड़ के नीचे टिक गई। वहां एक लड़का उदास बैठा था। वरुण, ईशा के मुंह से बेसाख्ता निकला। लड़के ने सिर उठाया और ईशा को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। दीदी, वरुण लंगड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईशा दौड़कर उसके पास पहुंच गई और उसे गले से लगा लिया। वो उससे ऐसे चिपका था जैसे बरसों बाद मिला हो। दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया, वरुण ने ईशा को कसकर पकड़े हुए कहा। मैंने भी तुझे बहुत याद किया मेरे भाई, ईशा ने वरुण का माथा चूमा। इस मतलबी दुनिया में यही तो एक था जिसे वो अपना कह सकती थी। ईशा ने उसे सहारा देकर उठाया और उसकी लकड़ी उसे पकड़ा दी। वरुण उसी के सहारे चलता था। बचपन में सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसका पैर टूट गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही थी, लेकिन चाचा चाची ने पैसों की कमी का बहाना बनाकर मना कर दिया था। कुछ समय बाद कमला ने उसे घर से ये कहकर निकाल दिया कि वो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, और उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया। ईशा के लिए ये दुखदाई था, लेकिन कहीं न कहीं राहत भी थी कि उसका भाई कमला के रोज के अत्याचारों से दूर था। दीदी, वो चुड़ैल तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? वरुण ने गुस्से से पूछा। अगर वो करे तो आप यहीं आ जाओ, हम दोनों साथ रहेंगे। वरुण, चाची हैं वो हमारी, ऐसे नहीं कहते, ईशा ने उसे समझाया। हालांकि दिल अंदर से रो रहा था।
अरे चुड़ैल है एक नंबर की, मेरा बस चले तो कहीं फेंकाऊं उन्हें। वरुण ने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा बाबा, अब गुस्सा थूक दे। दोनों भाई बहन ने कुछ वक्त साथ बिताया, हंसे, बातें की, लेकिन जाने का वक्त आते ही माहौल गमगीन हो गया। मत जाओ ना दीदी, वरुण की आंखों में आंसू आ गए। मैं फिर आऊंगी, उसने वादा किया अपने आंसू छुपाते हुए। वो वहां से निकली तो उसका दिल भारी था। वो अपने भाई के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। वो घर उसके पिता का था, जिसे चाचा चाची ने हड़प लिया था। वो बस इसी इंतजार में थी कि शायद कभी उनका दिल पसीजेगा। शहर से दूर एक वीरान और बंजर मैदान में सन्नाटा पसरा पड़ा था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगल और खामोशी। मैदान के बीचों बीच दो आदमी घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ बंधे थे और सिर झुका हुआ था। उनके चारों ओर काले सूट में मजबूत गार्ड्स का पहरा था। उन दोनों आदमियों के पास खड़ा एक शख्स, जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, बोला, कहा था ना, बिजनेस के मामले में हमारे बॉस को कोई मात नहीं दे सकता। वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। तुम दोनों ने एसआर इंडस्ट्रीज के साथ गद्दारी करने की कोशिश की। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ, बॉस आ रहे हैं। उसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया, ऊपर पहुंचाने। बॉस का नाम सुनते ही वो दोनों कांपने लगे। उन्हें पता था कि उनका बॉस रहम नहीं करता। तभी आसमान में गड़गड़ाहट गूंजी। एक काला हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता हुआ नीचे उतरा। पंखों की तेज हवा से वहां खड़ा हर शख्स अपनी जगह जम गया। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। गार्ड्स ने कतारबद्ध होकर सिर झुका लिए। एक बेहद आकर्षक और प्रभावशाली शख्स बाहर निकला। काला ओवरसाइज्ड कोट, काली पैंट और चमकते हुए काले जूते, आंखों पर काला चश्मा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न दया, बस एक पथरीली खामोशी। ये था विराज प्रताप सिंह, दुनिया के लिए एक बिजनेसमैन, लेकिन अंधेरे की दुनिया का बेताज बादशाह। विराज के हाथ में एक स्पिनर था जो उसकी उंगलियों के बीच तेजी से घूम रहा था। वो अपने लंबे डग भरता हुआ उन घुटनों पर बैठे आदमियों के पास आया। उसकी परछाई उन पर पड़ते ही उनकी रूह कांप गई। अच्छे से पता है, विराज प्रताप सिंह के साथ कोई गद्दारी करता है तो उसे सिर्फ मौत मिलती है। फिर क्यों करते हो ये सब? उसने अपना चश्मा हल्का सा नीचे दिखाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने अपने पीए मानव की तरफ इशारा किया। मानव ने आगे बढ़कर कहा, सर, ये दोनों पटेल टेक्सटाइल कंपनी के आदमी हैं। उसी ने इन्हें हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चुराने भेजा था ताकि मीटिंग वाले दिन हमारा नाम खराब हो। विराज ने एक अजीब सी मासूमियत के साथ होठों को गोल किया। हैं? उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई मामूली बात हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में मौत तैर गई। उसे बिजनेस में बेईमानी बर्दाश्त नहीं थी। माफी शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। क्या किया जाए इनका? विराज ने बेहद डरावनी आवाज में पूछा। वो दोनों गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन विराज ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। डर लग रहा है? डरो मत, क्योंकि यहां कुछ ही देर में तुम्हारा बॉस भी आने वाला है, वैसी ही हालत में जैसी हालत में तुम दोनों हो। विराज इतना कहते ही आसमान में एक और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर ठीक उनके ऊपर मंडराने लगा। दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी को नीचे फेंक दिया गया। धड़ाम! वो आदमी उन दोनों के पास आ गिरा, खून से लथपथ, मुंह टूटा हुआ। वो उनका बॉस था, पटेल। विराज ने अपने गार्ड की तरफ देखा। क्यों परेशान कर रहे हो? जाते जाते उसे चैन से नहीं रहने दे रहे। छोड़ दो ना, कैसे लोग हो यार? गार्ड ने सिर झुकाकर मासूमियत से कहा, सॉरी सर, वो गलती से हो गया। गलती से? विराज ने दोहराया, फिर उन दोनों आदमियों की तरफ मुड़ा। लगता है मुझे अपने गार्ड्स बदलने पड़ेंगे। खैर, तुम दोनों में से फाइट किसे आती है? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। विराज ने पास रखी कुर्सी पर बैठकर एक पैर दूसरे पर चढ़ा लिया। जो अच्छी फाइट करेगा वो जीत जाएगा। उसे मैं अपने साथ काम पर रख लूंगा और वो जिंदा रहेगा। जो हारेगा वो ऊपर जाएगा। डिसाइड करो। उसकी बात सुनते ही उन दोनों की आंखों में जीने की हवस जाग उठी। एक पल पहले जो साथी थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एपिसोड 3। मैदान में सन्नाटा चीरती हुई शोर गूंजने लगा। दोनों आदमी जो कुछ देर पहले एक ही बॉस के मुलाजिम थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। वो जानवरों की तरह लड़ रहे थे। लात, घूंसे, एक दूसरे को मारने की होड़, सब कुछ विराज के इशारे पर हो रहा था। वाह! विराज ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए ताली बजाई। क्या नजारा है! थोड़ा और जोश दिखाओ। उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। उसके गार्ड्स भी अपने बॉस की तरह पत्थर दिल होकर तमाशा देख रहे थे। तभी विराज के इशारे पर मानव ने अपनी कमर से एक गन निकालकर उन दोनों के बीच जमीन पर फेंक दी। गन देखते ही दोनों आदमियों की आंखों में खूनी चमक आ गई। अब ये लड़ाई हाथों की नहीं, जिंदगी और मौत की थी। दोनों गन की तरफ लपके, छीना झपटी हुई और आखिरकार एक ने गन हथिया ली। ठाए! गोली चली और दूसरा आदमी सीने पर हाथ रखे वहीं ढेर हो गया।
जीतने वाला आदमी हांफता हुआ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना और खून मिला हुआ था, लेकिन होठों पर जीत की खुशी थी। सर, मैं जीत गया, मैंने उसे मार दिया। अब आप मुझे अपनी टीम में रखेंगे ना? विराज अपनी कुर्सी से धीरे से उठा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो किसी भी चेतावनी से ज्यादा खतरनाक थी। तुम जीत गए, विराज ने धीरे से कहा। उसने अपनी जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला और अपने हाथ पोंछे। फिर पलक झपकते ही उसने अपनी गोल्ड प्लेटेड गन निकाली और उस आदमी के माथे पर तान दी। पर मैंने कब कहा कि गद्दारों के लिए मेरे पास कोई जगह है? धाएं। दूसरी गोली चली और वो विजेता भी उसी मिट्टी में मिल गया जहां उसका साथी पड़ा था। विराज ने अपनी गन वापस होल्स्टर में रखी और ठंडी सांस ली। माफी, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ना कभी होगा। मैं जो करता हूं उसका मुझे कोई पछतावा नहीं होता। वो मुड़ा और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया, पीछे मुड़कर देखे बिना। शहर की एक व्यस्त सड़क पर ईशा अपने ख्यालों में गुम चली जा रही थी। दिमाग में बस वरुण का चेहरा और चाची की धमकियां घूम रही थीं। उसे कैसे भी करके उस घर को बचाना था और अपने भाई का इलाज करवाना था। सड़क पार करने के लिए उसने कदम बढ़ाया ही था कि अचानक एक तेज रफ्तार काली गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। टायरों की चीख ने ईशा के होश उड़ा दिए। गाड़ी का बम्पर उसके घुटनों से बस इंच भर दूर था। ईशा की सांस हलक में अटक गई। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। वो जिंदा थी। घबराहट अब गुस्से में बदल गई। उसने देखा कि काली गाड़ी वहीं खड़ी है और उसका इंजन अभी भी चालू है। ईशा गुस्से से तमतमाती हुई गाड़ी की खिड़की के पास गई और शीशे को जोर जोर से पीटने लगी। ओए, अकल के अंधे हो क्या? आंखें हैं या बेच खाई? बाहर निकलो। गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे हुआ। अंदर से एक हाथ बाहर आया और उस हाथ ने 2000 की नोटों की गड्डी ईशा के मुंह पर दे मारी। नोट सड़क पर बिखर गए। ईशा सन्न रह गई। ये अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पैसे फेंक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हर कोई बिकाऊ है? अपनी रईसी अपने पास रखो। बाहर निकलो, अभी तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालती हूं। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक काले चमकदार जूते ने सड़क को छुआ। विराज प्रताप सिंह बाहर निकला। 6 फीट का कद, चौड़े कंधे, सफेद शर्ट के ऊपर काला ब्लेजर और आंखों पर वही काला चश्मा। वो किसी चट्टान की तरह ईशा के सामने खड़ा हो गया। कितने पैसे चाहिए? विराज की आवाज भारी और रौबदार थी। उसने ईशा को ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सड़क पर इसीलिए खड़ी रहती हो ताकि कोई अमीर बकरा फंस जाए और एक्सीडेंट का नाटक करके पैसे ऐड सको। ईशा का खून खौल उठा। जुबान संभाल कर बात करो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला लो, विराज ने बेपरवाही से कहा। सड़क पर तुम खड़ी थी, मैं नहीं। और पुलिस, वो भी मेरी जेब में रहती है। उसने अपनी जेब से एक और गड्डी निकाली और ईशा की तरफ बढ़ा दी। ये लो और दफा हो जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अपने ये पैसे अपने पास रखो, ईशा ने चिल्लाकर कहा। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। तुम अमीर लोग सबको अपने पैरों की जूती समझते हो ना? ईशा गुस्से में वहां से मुड़ी, लेकिन उसका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराया। वो गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को थाम लिया। विराज ने उसे गिरने से बचा लिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में वो ईशा के बेहद करीब आ गया था। ईशा की सांसें उसकी शर्ट से टकरा रही थीं। विराज की पकड़ ईशा को किसी लोहे की जंजीर जैसी महसूस हुई। उसे वो स्पर्श अपमानजनक लगा। उसने खुद को संभाला, सीधा खड़ी हुई और आव देखा न ताव। तड़ाक! सन्नाटा छा गया। ईशा ने विराज प्रताप सिंह के गाल पर थप्पड़ मार दिया था। विराज का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसका चश्मा थोड़ा टेढ़ा हो गया था। जब उसने वापस ईशा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में तूफान था। याद रखना, ईशा ने अपनी कांपती उंगली उठाकर कहा। पैसे से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते और किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। ईशा वहां से तेज कदमों से चली गई। विराज ने अपने गाल पर हाथ रखा। वहां जलन हो रही थी। उसका पीए, मानव और गार्ड्स दौड़कर उसके पास आए। सर, आप ठीक हैं? मानव ने घबराते हुए पूछा। उसने विराज के गाल पर लाल निशान देखा। विराज की नजरें उस दिशा में जमी थीं जिधर ईशा गई थी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, विराज ने धीमी खतरनाक आवाज में कहा। शौर्य सिंह रायजादा उर्फ विराज प्रताप सिंह कभी कुछ नहीं भूलता। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी। उसने मानव की तरफ देखा। मुझे उस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए, अभी इसी वक्त। मानव ने कांपते हुए सिर हिलाया। विराज ने खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था।
आज स्टीयरिंग व्हील उसके गुस्से का शिकार बनने वाला था। एपिसोड 4। ईशा भागते हुए घर पहुंची। काफी देर हो चुकी थी। उसके दिल में खौफ था कि चाची क्या करेंगी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। आह! ईशा फर्श पर जा गिरी। सामने कमला खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। पास ही सोफे पर सिमरन इत्मीनान से बैठकर अपने नाखून फाइल कर रही थी, जैसे कोई तमाशा देख रही हो। कमला ने ईशा के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। कहाँ मर गई थी तू? घर में इतना काम पड़ा है और तू आवारागर्दी कर रही है। चाची, वो मैं वरुण से मिलने गई थी, रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचा। बहाने मत बना। कमला ने उसे धक्का दिया। ईशा का सिर दरवाजे की चौखट से टकराया। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। चुपचाप किचन में जा और खाना बना। अगर 1 मिनट भी और लगाया तो आज रात का खाना बंद। ईशा लड़खड़ाती हुई उठी और किचन में चली गई। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। उसे रोने का भी हक नहीं था। रात में ईशा अपने छोटे से सीलन भरे स्टोर रूम में बैठी थी। उसके हाथ में उसके माता पिता की तस्वीर थी। माँ, पापा, आप मुझे क्यों छोड़ गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। यहाँ मुझे कोई अपना नहीं समझता। अंत में थक कर वो वहीं चटाई पर सो गई। उसी वक्त शहर के सबसे पॉश इलाके में रायजादा पैलेस रोशनी से नहाया हुआ था। ये महलनुमा घर विराज का था। विराज की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। हॉल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति सोफे पर बैठे इंतजार कर रहे थे। ये तेज प्रताप सिंह थे, विराज के पिता। तुम फिर आज इतनी देर से आए? तेज प्रताप ने चश्मा उतारते हुए कहा। मैंने मना किया था ना। डैड, आप अभी तक जागे हैं, विराज ने टाई ढीली करते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभी भी उस थप्पड़ का गुस्सा था जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। बेटा होने का फर्ज तुम निभाओ ना निभाओ, बाप होने का फर्ज तो मुझे निभाना ही पड़ेगा, तेज प्रताप ने स्नेह से कहा। खाना खाया? भूख नहीं है, विराज ने संक्षिप्त में जवाब दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अब सो जाइए। तेज प्रताप ने गहरी सांस ली। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को अकेले पाला था, लेकिन विराज दिन ब दिन उनसे दूर और सख्त होता जा रहा था। विराज अपने आलीशान बेडरूम में आया। उसने शावर चलाया और ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। पानी की बूंदें उसके मस्कुलर शरीर से फिसल रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में आग लगी हुई थी। ईशा का चेहरा, उसकी वो गुस्ताखी, वो थप्पड़। उसने पानी का नल बंद किया और तौलिए से खुद को पोंछते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, विराज ने अपने अक्स से कहा। कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो बैल्कनी में आया, सिगरेट सुलगाई और धुएं के छल्ले बनाते हुए रात के अंधेरे को घूरने लगा। अगली सुबह शर्मा हाउस में हलचल थी। ईशा किचन में नाश्ता बना रही थी कि कमला एक भारी भरकम साड़ी लेकर वहां आई। ये ले, कमला ने साड़ी ईशा की तरफ फेंकी। जा, इसे पहन ले और हाँ, थोड़ा ढंग से तैयार होना। ईशा हैरान थी। चाची उसे अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती थी, आज ये नई साड़ी क्यों? लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप साड़ी लेकर चली गई। सिमरन ने अपनी माँ को देखा। मॉम, आप इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हैं? कोई नई चाल? कमला ने एक कुटिल मुस्कान से कहा। चाल नहीं बेटा, लॉटरी लगी है हमारी। इस मनहूस के लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? इसके लिए? सिमरन ने नाक सिकोड़ी। अरे कोई शरीफजादा नहीं है, 1 नंबर का याश है। उसे बस लड़की चाहिए अपनी जरूरतों के लिए। बदले में हमें 10 लाख नकद दे रहा है। 10 लाख! सोच, हमारा कर्ज उतर जाएगा और तू ऐश करेगी। वाह मॉम, यू आर जीनियस! सिमरन खुशी से उछल पड़ी। ईशा सबसे अनजान कमरे में साड़ी पहन रही थी। उसे लगा शायद चाचा का दिल पिसीज गया हो। थोड़ी देर बाद बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से एक औरत और एक आदमी उतरे। औरत ने भड़कीली साड़ी और ढेर सारा सोना पहना हुआ था। आदमी की उम्र लगभग 45 साल रही होगी। मुंह में पान और आंखों में हवस। विनोद और कमला ने उनका स्वागत किया। आइए आइए सेठ जी। लड़की कहाँ है? औरत ने बिना लाग लपेट के पूछा। मेरे भाई साहब को जल्दी है। आदमी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर झांकती सिमरन को देखा। उसकी जीभ लपलपा गई। कमला ने तुरंत सिमरन को इशारे से अंदर भेजा और आवाज लगाई, ईशा बाहर आ, मेहमान आए हैं। ईशा सहमते हुए बाहर आई। पीले रंग की साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, बावजूद इसके कि उसके चेहरे पर उदासी थी। आदमी की आंखें ईशा पर टिक गईं। वो उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे कोई कसाई बकरे को तोलता है। पसंद है? आदमी ने पान थूकते हुए कहा। शादी कल ही होगी। कल? ईशा का दिल धक से रह गया। हाँ कल, औरत ने हुक्म दिया। तैयार रहना, हम बारात लेकर आएंगे। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने ईशा को अंदर भेज दिया। अब लेन देन की बात कर लें। औरत ने अपना पर्स खोला और नोटों की गड्डियां टेबल पर रख दी। ये 2 लाख एडवांस, बाकी काम होने के बाद।
कमला की आंखें चमक उठीं। उसने झपटकर पैसे उठा लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कहें। ईशा ने दरवाजे की ओट से ये सब सुना। उसे समझ आ गया कि उसका सौदा हो चुका है। उसे बेचा जा रहा था, जानवरों की तरह। वो अपने कमरे में भागी और घुटनों में सिर देकर रोने लगी। अब उसकी लाज और जिंदगी दोनों दांव पर थी। एपिसोड 5। अगली सुबह रायजादा पैलेस में सूरज की किरणें बिखर चुकी थीं। घड़ी में 9 बज रहे थे। आलीशान किचन में देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक तेज प्रताप सिंह एप्रन पहने अपने बच्चों के लिए पराठे बना रहे थे। घर में दुनिया भर के बेहतरीन शेफ मौजूद थे, लेकिन सुबह का नाश्ता अपने हाथों से बनाना तेज प्रताप का नियम था। डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर बैठे महेंद्र सिंह ने अधीरता से मेज पर उंगलियां बजाईं। अरे खाना बना रहा है या खुद खा रहा है वहां? जल्दी ला, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ला रहा हूं पापा, थोड़ा सब्र कर लो, सबको आ जाने दो। महेंद्र सिंह बड़बड़ाए। सब के सब आलसी हैं। 9 बज गए, लेकिन मजाले कोई टाइम पर आ जाए। तभी सीढ़ियों की रेलिंग से फिसलता हुआ एक नौजवान नीचे आया। सफेद टी शर्ट, ब्लू जीन्स और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। ये था आर्यन सिंह, घर का सबसे छोटा और शैतान बेटा। क्या हुआ बड़ी, खुद से बातें क्यों कर रहे हो? कहीं दादी का भूत तो नहीं आ गया? आर्यन ने हंसते हुए दादाजी को छेड़ा। शर्म कर ले, महेंद्र सिंह ने घूरा। तेरे बाप का भी बाप हूं मैं। चिल बेबी। आर्यन ने झुककर उनके माथे को छुआ। हम तो दोस्त हैं ना। अभी हंसी मजाक चल ही रहा था कि एक भारी और सर्द आवाज ने हॉल का तापमान गिरा दिया। क्या कहा तुमने अभी? आर्यन और महेंद्र सिंह ने पलट कर देखा। सामने विराज खड़ा था। ब्लैक 3 पीस सूट, ब्लैक टाई और हाथ में रोलेक्स खड़ी। उसका आभा मंडल इतना सख्त था कि उसे देखते ही आर्यन सीधा खड़ा हो गया। भाई मैंने कुछ नहीं बोला, वो दादाजी बोल रहे थे। आर्यन ने तुरंत पलटी मारी और मासूम चेहरा बना लिया। विराज बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर आ बैठा। उसने आर्यन और दादाजी दोनों को एक सख्त निगाह से देखा। लगता है ऑफिस शुरू करना पड़ेगा तुम्हारा। और दादाजी, आपका रूटीन चेकअप बाकी है शायद। नहीं नहीं, मैं फिट हूं, महेंद्र सिंह ने जल्दी से कहा। माहौल को हल्का करने के लिए आर्यन वहां से जल्दी से खिसक लिया। मैं उन दोनों कुंभकर्णों को उठाकर लाता हूं, उसने कहा और ऊपर भाग गया। आर्यन ने कमरे में घुसा और चिल्लाया, नकुल भाई, साहिल भाई, 5 मिनट में नीचे आ जाओ वरना सारे पराठे मैं खा जाऊंगा। कमरे का नजारा देखने लायक था। एक लड़का बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और दूसरा नींद में लुढ़क कर नीचे जमीन पर चादर में लिपटा हुआ था। ये दोनों जुड़वा भाई थे, नकुल और साहिल, विराज के मामा के बेटे जो यहीं रहते थे। नकुल जो जमीन पर पड़ा था हड़बड़ा कर उठा। साले, तू अपनी जगह क्यों नहीं सोता? उसने बिस्तर पर लेटे साहिल को लात मारी। मुझे क्या पता मैं नींद में कहां जाता हूं, साहिल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे भागे। डाइनिंग टेबल पर सब उनका इंतजार कर रहे थे। सॉरी, हम लेट हो गए, साहिल ने कुर्सी खींचते हुए कहा। तेज प्रताप ने गर्मा गर्म पराठे परोसते हुए विराज की तरफ देखा। शादी के बारे में कुछ सोचा या अभी भी कुंवारे रहने का विचार है? विराज का हाथ रुक गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, इनकी शादी करा दीजिए, मैंने इन्हें कुंवारा रहने को नहीं कहा है। विराज ने अपना नैपकिन मेज पर रखा और खड़ा हो गया। मेरी भूख मिट गई, उसने कहा और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। महेंद्र सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, जिंदगी भर हम मर्दों के हाथ कहीं खाना पड़ेगा क्या? इस घर में कोई औरत आएगी भी या नहीं? विराज बाहर निकला, जहां उसका भरोसेमंद बॉडीगार्ड शेरा गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था। विराज ने काला चश्मा लगाया और गाड़ी में बैठ गया। काफिला एसआर इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ चला। उधर शर्मा हाउस में सिमरन के कमरे में ईशा को तैयार किया जा रहा था। लाल जोड़े में सजी ईशा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी, लेकिन आंखों में वीराना था। वो आईने के सामने बैठी अपनी मां की तस्वीर को निहार रही थी। मां, पापा, ये दुनिया बहुत मतलबी है, ईशा ने सिसकते हुए तस्वीर से कहा। चाची मुझे अपने मतलब के लिए बेच रही हैं। तभी दरवाजा खुला और वरुण अपनी लाठी के सहारे अंदर आया। अपनी दीदी को दुल्हन के लिबास में देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। दीदी, ये शादी मत करो, वरुण ने रोते हुए कहा। अगर चाची जबरदस्ती कर रही हैं तो हम भाग चलते हैं, मुझे अपना ऑपरेशन नहीं कराना। ईशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वरुण को गले लगा लिया। नहीं बिट्टू, मैं खुश हूं, सच में, उसने झूठ बोला ताकि उसका भाई ना टूटे। तभी कमला कमरे में दाखिल हुई। भड़कीली साड़ी और भारी जेवर पहने वो जीत के नशे में चूर थी। क्या खिचड़ी पक रही है यहां पर? कमला ने दोनों को घूरा। आप मेरी दीदी की शादी जबरदस्ती नहीं करा सकती, वरुण ने चिल्लाकर कहा। मैं होने नहीं दूंगा। तेरी इतनी औकात? कमला ने वरुण को जोर से धक्का दिया। वरुण का संतुलन बिगड़ा और लाठी समेत जमीन पर गिर पड़ा। बिट्टू, ईशा चीख पड़े और उसे उठाने दौड़े।
कमला ने ईशा का हाथ मरोड़ा। सुन लो तुम दोनों, अगर कोई ड्रामा किया ना तो इस लंगड़े की दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। बारात आ गई है, चुपचाप शादी कर, वरना दोनों को सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। कमला पैर पटकती हुई बाहर चली गई। ईशा ने वरुण को सीने से लगा लिया। उसके पास अब अपनी कुर्बानी देने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। एपिसोड 6। एसआर इंडस्ट्रीज की 20 मंजिला कांच की इमारत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। काले रंग की एसयूवी का काफिला मुख्य द्वार पर रुका। शेरा ने फुर्ती से दरवाजा खोला और विराज प्रताप सिंह बाहर निकला। उसके आते ही लॉबी में सन्नाटा छा गया। कर्मचारी अपनी जगह पर खड़े हो गए। लड़कियां उसे कनखियों से देख रही थीं, लेकिन विराज की नजरें सीधा लिफ्ट पर थीं। वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर पहुंचा, जहां उसका भव्य केबिन था। लिफ्ट के बाहर उसका पीए मानव फाइल लिए खड़ा था। विराज अपनी कुर्सी पर बैठा और कोट के बटन खोले। आज का शेड्यूल? सर, मानव ने एक फाइल मेज पर रखी। आपने जिस लड़की की जानकारी मांगी थी वो आ गई है। विराज ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर ईशा की तस्वीर थी, बाजार में धूप में खड़ी, चेहरे पर पसीना और सादगी। विराज की उंगलियां उस तस्वीर पर ठहर गईं। उसके होंठों पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान तैर गई। मानव ने हिचकिचाते हुए कहा, और सर, आज इस लड़की की शादी है। क्या? विराज की आवाज में बिजली कौंधी। जी सर, आज ही, मानव ने पुष्टि की। विराज ने फाइल बंद की और झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक पागलपन सवार हो चुका था। वो बिना एक शब्द बोले तूफान की तरह केबिन से बाहर निकल गया। शेरा और मानव उसके पीछे भागे। शर्मा हाउस के आंगन में मंडप सजा था। दूल्हा सेहरा पहने बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिमरन और उसकी सहेली ईशा को लेकर आई। ईशा का सर झुका हुआ था, जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। उसे दूल्हे के पास बिठा दिया गया। पंडित जी ने मंत्र शुरू ही किए थे कि अचानक गाड़ियों के टायरों की चीख ने सबको चौंका दिया। काली गाड़ियों का एक पूरा काफिला घर के बाहर रुका। काले कपड़ों में दर्जनों हथियारबंद गार्डों ने मंडप को घेर लिया। मेहमान घबरा गए। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। विराज प्रताप सिंह बाहर निकला। काला सूट, काली शर्ट और हाथ में एक गोल्ड प्लेटेड गन। उसकी एंट्री ने सबको बुत बना दिया। सिमरन और कमला तो उसे एकटक देखते ही रह गए। इतना अमीर और रईस आदमी यहां? विराज सीधा मंडप पर चढ़ा और ईशा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसने ईशा के कान के पास झुककर फुसफुसाया, मुझे थप्पड़ मारकर शादी कर रही हो, खुश रहना चाहती हो, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। ईशा कांप उठी। ये वही आवाज थी। उसने डरते हुए सर उठाया और विराज की सर्द आंखों में देखा। दूल्हा गुस्से में खड़ा हो गया। कौन है बे तू? क्या ड्रामा है ये? विराज ने शेरा की तरफ इशारा किया। शेरा ने दूल्हे की कनपटी पर बंदूक तान दी। नीचे उतरो। ये क्या बदतमीजी है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, दूल्हे की बहन चिल्लाई। मानव ने उस पर भी बंदूक तान दी। आवाज नीचे। पूरे मंडप में अफरा तफरी मच गई। कमला गिड़गिड़ाने लगी, साहब आप कौन हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? शादी करनी है ना? विराज ने ईशा को घूरा। चलो शादी करते हैं। छोड़ो मेरी दीदी को गंदे आदमी। वरुण अपनी लाठी लेकर आगे बढ़ा। विराज की आंखें वरुण पर गईं। उसने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने वरुण को दबोच लिया और उसके सर पर बंदूक रख दी। नहीं, ईशा चीख पड़ी, मेरे भाई को छोड़ दो। विराज ने ईशा की कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया। उसकी कांच की चूड़ियां टूटकर मांस में धंस गईं और खून बहने लगा। पंडित, मंत्र पढ़। पंडित कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगा। फेरों के लिए विराज ने ईशा को जबरदस्ती खड़ा किया। 5वें फेरे में वधू आगे, पंडित ने कहना चाहा। जरूरत नहीं, विराज ने टोका। विराज प्रताप सिंह ने कभी किसी के पीछे चलना नहीं सीखा। उसने 7 फेरे खुद आगे रहकर लिए, ईशा को पीछे घसीटते हुए। सिंदूरदान का वक्त आया तो विराज ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली। ये क्या है? पंडित हक्का बक्का रह गया। मंगलसूत्र। विराज ने वो हथकड़ी ईशा के गले में पहनागी। फिर उसने अपनी कमर से खंजर निकाला, अपनी हथेली पर चीरा लगाया और बहते हुए खून को ईशा की मांग में भर दिया। खून की एक लकीर ईशा के माथे से होती हुई उसकी नाक पर आ गिरी। शादी संपन्न हुई। विराज ने ईशा का हाथ झटके से छोड़ दिया। वो मंडप से नीचे उतरा और ईशा की तरफ मुड़ा, जो अब बेसुध खड़ी थी। मेरा बदला पूरा हुआ, विराज ने क्रूरता से कहा। अब तुम मेरी आधी छोड़ी हुई बीवी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। जिस थप्पड़ के गुमान में तुम थी,
अब ये दुनिया तुम्हें एक छोड़ी हुई औरत के नाम से जानेगी। घुट घुट कर मरो। विराज अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से तूफान की तरह निकल गया, ईशा को उसकी बर्बाद जिंदगी के मलबे में छोड़कर। पीछे दूल्हे की बहन ने कमला का गला पकड़ लिया। धोखेबाज, हमारे पैसे वापस करो अभी के अभी। एपिसोड 7। दूल्हे की बहन ने कमला का गला पकड़ लिया था। उसकी आंखों में पैसों की भूख और धोखे का गुस्सा साफ दिख रहा था। धोखेबाज, हमारे पैसे वापस कर अभी के अभी। कमला की सांसें अटक गईं। उसने तो वो पैसे अपनी और सिमरन की शॉपिंग पर उड़ा दिए थे। अब वो कहां से लाती? शादी तो हुई नहीं, ये शादी तो मानी नहीं जाएगी। और वो लड़का, वो तो इसे छोड़कर चला गया है, कहकर गया ना कि वो इसे बीवी नहीं मानेगा। हम फिर से शादी करते हैं। शादी? अरे कैसी शादी? मांग भर दी उस लड़के ने इसकी। अब मेरा भाई एक शादीशुदा औरत से शादी करेगा? कभी नहीं। हमारे पैसे कल तक चाहिए, वरना उसने सिमरन की तरफ इशारा किया जो डर के मारे एक कोने में दुबक गई थी। वरना तेरी ये बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। दूल्हा भी अपनी लार टपकाते हुए बोला, सुंदर चढ़िया हाथ से निकल गई तो क्या हुआ, दूसरी तो है। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी लाडली सिमरन को वो इस नर्क में कैसे ढकेल सकती थी? ये लोग तो जानवर थे। नहीं नहीं, कमला गिड़गिड़ाई, कल मिल जाएंगे पैसे। बारात वहां से चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक तूफान। कमला का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो मुड़ी और मंडप पर खड़ी ईशा की तरफ लपकी, जो अभी भी अपनी बर्बाद जिंदगी के मलबे में खड़ी थी। मनहूस! कमला ने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे जोर से धक्का दिया। ईशा संभल नहीं पाई और मंडप से नीचे आ गिरी। दीदी! वरुण अपनी लाठी के सहारे उसे बचाने बढ़ा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो भी धड़ाम से गिर गया। ईशा ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए खुद को संभाला और वरुण को उठाया। बिट्टू, तुझे लगी तो नहीं? कमला उनके सिर पर यमराज की तरह खड़ी थी। कौन था वो? तेरा आशिक था ना? तूने ही बुलाया था उसे शादी रोकने के लिए। ईशा के सब्र का बांध टूट गया। उसने पहली बार अपनी नजरें उठाईं और कमला की आंखों में देखा। अगर ये शादी करनी है तो अपनी बेटी की करवाओ, मेरी नहीं। मैं कोई आपकी जागीर नहीं हूं। मैंने ये सब अपने भाई के लिए बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बेच दिया है। ईशा की तेज आवाज सुनकर कमला सन्न रह गई। जो लड़की आज तक उसके सामने जुबान नहीं खोलती थी, आज वो उसे जवाब दे रही थी। तू उस लड़के के दम पर उड़ रही है ना? क्या करेगा वो? तुझे भरे मंडप पे छोड़कर चला गया, अब तू क्या करेगी? तेरे पास कोई सहारा नहीं है। कमला ने ईशा को बांह से पकड़कर गेट की तरफ घसीटा। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, वरना तुझे और तेरे इस लंगड़े भाई को तेरे मरे हुए माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी। कमला ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सिमरन ने भी अपनी भड़ास निकाली और लोहे का गेट उनके मुंह पर बंद कर दिया। दोबारा यहां दिखी ना तो वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। सड़क पर सन्नाटा था। ईशा और वरुण के पास ना छत थी, ना पैसे, और ना ही कोई मंजिल। ईशा के गले में अभी भी वो हथकड़ी रूपी मंगलसूत्र लटक रहा था, जो हर पल उसे उस अपमान की याद दिला रहा था। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? वरुण ने रोते हुए पूछा। ईशा ने अपने आंसू पोंछे और भाई का हाथ थाम लिया। आश्रम चलते हैं बिट्टू, वहीं रहेंगे। दोनों भाई बहन पैदल ही चल पड़े। ईशा के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। सड़क की बजरी उसके पैरों को छलनी कर रही थी, लेकिन दिल का दर्द उस शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा था। लोग उन्हें घूर रहे थे। दुल्हन के लिबास में एक लड़की जिसके गले में हथकड़ी है, और साथ में एक दिव्यांग लड़का। चलते चलते काफी वक्त बीत गया। वरुण बुरी तरह थक चुका था। दीदी रुको, मैं थक गया हूं, पानी। वरुण की आवाज सूख रही थी। ईशा का दिल पसीज गया। उसने उसे एक फुटपाथ पर बैठाया और पागलों की तरह इधर उधर पानी तलाशने लगी, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं था कि पानी खरीद सके। तभी उसके सामने पानी की एक बोतल आई। ईशा चौंक गई। उसने ऊपर देखा, सामने एक आदमी खड़ा था, वही आदमी जो विराज के साथ था, मानव, और उसके साथ था वो भीम का बॉडीगार्ड शेरा। ईशा डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। गंदे आदमी! वरुण ने अपनी लाठी उठाई। तुम फिर आ गए मेरी दीदी को परेशान करने? मानव घुटनों के बल बैठ गया और उसने नरमी से कहा, शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हारी दीदी को परेशान करने नहीं, उनकी परेशानी हल करने आया हूं। ईशा ने वरुण को अपने पीछे छिपा लिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ यहां से। प्लीज हमारी बात सुनिए, शेरा ने आगे बढ़कर कहा। कार में बैठ जाइए, हम जानते हैं आपकी चाची ने आपको घर से निकाल दिया है, आपके पास रहने की जगह नहीं है। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। ईशा ने हाथ जोड़ दिए। आपके मालिक ने जो करना था वो कर दिया, अब और क्या तमाशा बाकी है? मानव ने संजीदगी से कहा, हम कोई तमाशा करने नहीं आए,
हमें हमारे बॉस के पिता बड़े साहब ने भेजा है। वो आपकी मदद करना चाहते हैं। प्लीज हमें गलत मत समझिए, आप मुझे अपना भाई समझ सकती हैं। ईशा की नज़र वरुण पर पड़ी, जो प्यास और थकान से बेहाल था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से पानी की बोतल ली और वरुण को पिलाया। फिर एक हारी हुई सिपाही की तरह वो कार में बैठने को राजी हो गई। मानव और शेरा उन्हें एक पौश रिहायशी इलाके में ले गए। एक गगनचुंबी इमारत के सामने गाड़ी रुकी। मानव उन्हें लिफ्ट से ऊपर एक आलीशान फ्लैट में ले गया। ये मेरा अपार्टमेंट है, मानव ने दरवाजा खोलते हुए कहा। आप दोनों यहां सुरक्षित रहेंगे। यहां जरूरत का सारा सामान है। ईशा और वरुण अंदर दाखिल हुए। फ्लैट साफ सुथरा और वातानुकूलित था। बाहर की उमस और धूल के बाद ये स्वर्ग जैसा था। हम जा रहे हैं, मानव ने कहा। थोड़ी देर में काम वाली आ जाएगी, वो खाना बना देगी। उनके जाने के बाद ईशा वॉशरूम में घुस गई। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। मांग में विराज का खून भरा था और गले में वो हथकड़ी। वो पागलों की तरह उस हथकड़ी को खींचना शुरू कर रही थी। निकल निकल क्यों नहीं रही? वो रोती रही, खरोंचती रही, लेकिन उस हथकड़ी में लॉक लगा था और चाबी विराज के पास थी। ये बंधन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, चाहे वो चाहे या ना चाहे। एपिसोड 8। फ्लैट में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ ईशा की सिसकियां तोड़ रही थीं। तभी बाहर से वरुण की आवाज आई, दीदी दरवाजा खोलो ना दीदी, मुझे डर लग रहा है। ईशा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसे अपने भाई के लिए मजबूत बनना था। उसने चेहरा धोया और बाहर आई। वरुण की आंखों में भी डर था। ईशा ने उसे गले लगा लिया। तभी डोरबेल बजी। ईशा सहम गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम शांताबाई है। साहब ने भेजा है, आपके लिए कपड़े और खाना लाई हूं। शांताबाई ने 2 पैकेट ईशा को दिए और किचन में चली गईं। ईशा ने राहत की सांस ली। कम से कम ये कोई दुश्मन नहीं था। ईशा ने वरुण को नहलाया और उसे नए कपड़े पहनाए। फिर खुद भी नहाकर एक साधारण सी गुलाबी फ्रॉक पहन ली। वो शादी का जोड़ा, वो भारी लहंगा अब उसे एक बोझ जैसा लग रहा था। लेकिन गले की हथकड़ी अभी भी वहीं थी, उसके दुपट्टे के नीचे छिपी हुई। शांताबाई ने खाना परोसा और काम खत्म करके चली गईं। ईशा ने वरुण को खाना खिलाया, लेकिन खुद के हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। शाम के 6 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था और कमरे में अंधेरा घिरने लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशा का दिल जोर से धड़का। उसने दुपट्टा ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने मानव और शेरा खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक और शख्स था, एक प्रभावशाली और ग्रेसफुल व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 45 साल की होगी। सफेद कुर्ते और काली बंदी में उनका व्यक्तित्व रौबदार लेकिन सौम्य लग रहा था। ईशा ने सवालिया नजरों से मानव को देखा। ये मेरे अंकल हैं, मानव ने परिचय दिया। ईशा ने झुककर नमस्ते किया। उस अजनबी ने ईशा के सिर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा। अंदर आए? मानव ने पूछा। ईशा एक तरफ हट गई। तीनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। ईशा अभी भी खड़ी थी, घबराई हुई। बैठो बेटा, डरो मत। उस व्यक्ति ने ईशा को बैठने का इशारा किया। ईशा उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका भाई वरुण कमरे में सो रहा था। आपका भाई कहाँ है? शेरा ने पूछा। वो अंदर कमरे में है। ईशा की आवाज में कंपन था। मैं उससे मिलकर आता हूं। शेरा उठा और अंदर चला गया। ईशा उठने को हुई, लेकिन मानव ने उसे रोक लिया। घबराइए मत भाभी, वो बस वरुण से बात करने गया है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाभी शब्द सुनकर ईशा को झटका लगा। सामने बैठे व्यक्ति ने ईशा की आंखों में देखा। हम जानते हैं आप किस दौर से गुजर रही हैं, और ये भी जानते हैं कि आपकी शादी किन हालातों में हुई है। ईशा ने नजरें झुका लीं। वो अपमानजनक पल उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। जिस लड़के ने आपसे शादी की है वो मेरा बेटा है, विराज प्रताप सिंह, और मैं हूं तेज प्रताप सिंह। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। ये उस शैतान का पिता था? क्या ये भी उसे सताने आए थे? बैठ जाइए, तेज प्रताप ने बेहद नरमी से कहा। मैं यहां आपको डराने नहीं, माफी मांगने आया हूं। ईशा अविश्वास से उन्हें देखने लगी। इतना बड़ा आदमी उससे माफी मांग रहा था। तेज प्रताप ने हाथ जोड़ लिए। मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। उसने गुस्से और अहंकार में एक मासूम जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब आप हमारे घर की बहू हैं। मैं आपको आपका हक और सम्मान दिलाने आया हूं। चलो हमारे साथ अपने घर। ईशा की आंखों में आंसू आ गए।
अंकल प्लीज हाथ मत जोड़िए, लेकिन मुझे कोई हक नहीं चाहिए। आपके बेटे ने मुझे ठुकरा दिया है, मैं वहां नहीं जा सकती। वो नासमझ है, लेकिन मैं जिंदा हूं। जब तक मैं हूं आपको इस घर में बेटी का दर्जा मिलेगा। तभी शेरा वरुण को गोद में उठाए बाहर आया। वरुण के हाथ में एक नया वीडियो गेम था और वो खिलखिला रहा था। ये तुम्हारा भाई है? तेज प्रताप ने स्नेह से पूछा। ईशा ने सिर हिलाया। तेज प्रताप ने वरुण के पैर की तरफ देखा। ईशा बेटा, हमें वरुण की तकलीफ के बारे में पता है, हम इसका इलाज करवाएंगे। बेस्ट सर्जन से इसका ऑपरेशन होगा, ये दौड़ने लगेगा। ईशा सन रह गई। जो सपना उसने सालों से देखा था वो आज ही अजनबी पूरा करने का वादा कर रहा था। हमें कोई एहसान नहीं चाहिए, ईशा ने कांपते हुए कहा। यह एहसान नहीं, फर्ज है, तेज प्रताप ने दृढ़ता से कहा। आप हमारे परिवार का हिस्सा है और परिवार अपनों की मदद करता है। ईशा अब और मना नहीं कर पाई। तेज प्रताप की आंखों में उसे एक पिता का साया दिखाई दिया जिसे वो कब का खो चुकी थी। तैयार हो जाओ, तेज प्रताप ने कहा, हम आपको घर ले जा रहे हैं। ईशा का दिल धड़क रहा था। एक तरफ विराज का खौफ था तो दूसरी तरफ तेज प्रताप का संरक्षण और भाई के इलाज की उम्मीद। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी किस्मत के इस नए पन्ने को पलटने का फैसला किया। फ्लैशबैक में यह सब तब शुरू हुआ था जब मानव और शेरा ने शादी के मंडप से निकलते ही तेज प्रताप को फोन किया था। सर, विराज सर ने एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली है और उसे वहीं छोड़ दिया है, मानव ने घबराते हुए बताया था। तेज प्रताप को जैसे लकवा मार गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। उस लड़की को ढूंढो, उसे सुरक्षित करो, मैं अभी आता हूं। और अब वो अपनी बहू को घर ले जाने आए थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही बेटे से युद्ध करना पड़े। एपिसोड 9। शाम के 7 बज रहे थे। रायजादा विला के विशाल गेट से 3 गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। बीच वाली गाड़ी से विराज प्रताप सिंह बाहर निकला। उसके साथ उसके 2 जिगरी दोस्त कुंवर और जय भी थे। आज इतनी शांति क्यों है? कुंवर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आमतौर पर तो नकुल और आर्यन का शोर बाहर तक सुनाई देता है। जय ने भी सहमति में सिर हिलाया। सन्नाटा कुछ अजीब था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। विराज ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बेपरवाही से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। उसके कदम जैसे ही चौखट पर पड़े, अंदर से एक भारी और कड़क आवाज आई, वहीं रुक जाओ। विराज के कदम थम गए। उसके पीछे कुंवर और जय भी ठिठक गए। सामने हॉल में तेज प्रताप सिंह खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उनके बगल में महेंद्र सिंह और तीनों छोटे भाई आर्यन, नकुल और साहिल सिर झुकाए खड़े थे। विराज ने अपनी जेब में हाथ डाला और सपाट चेहरे से पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुमने क्या किया है? किस बारे में? विराज ने तंजान बनने की कोशिश की। उसी बारे में जो तुमने उस मासूम लड़की के साथ किया। उसकी शादी के मंडप में घुसकर उससे जबरदस्ती शादी की और फिर उसे वहीं लावारिस छोड़ाए। ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। विराज ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें फेर लीं। आपको मानव और शेरा ने बताया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने बताया। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। और क्यों? सिर्फ एक थप्पड़ के लिए? वो थप्पड़ नहीं, मेरी इज्जत पर वार था। उसने मेरे अहंकार को ललकारा था। उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी। सजा? तेरी इज्जत पर वार हुआ तो तूने उसे बर्बाद कर दिया। आज तेरे कारण मेरे संस्कारों पर उंगली उठी है। तूने मेरा सिर झुका दिया विराज। तेज प्रताप ने उसे धक्का दिया। कान खोलकर सुन ले, अगर उस लड़की को इज्जत के साथ इस घर में वापस नहीं लाया तो तू इस घर में कदम नहीं रखेगा। कभी नहीं, विराज ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। विराज प्रताप सिंह अपनी फेंकी हुई चीजें वापस नहीं उठाता। वो चीज नहीं, मेरी बहू है। तेज प्रताप की आंखों में अब बेबसी की जगह एक अजीब सी दीवानगी आ गई थी। ठीक है, अगर तू अपने गुरूर में रहना चाहता है तो रह, लेकिन मैं इस कलंक के साथ जिंदा नहीं रह सकता। तेज प्रताप ने पास ही रखी केरोसिन की बोतल उठा ली। डैड, अंकल! हॉल में खड़े सभी लोग चीख पड़े। कोई मेरे पास नहीं आएगा। तेज प्रताप ने लाइटर हवा में लहराया। बोल, लेकर आएगा उसे पूरे हक के साथ? नहीं, विराज ने फिर भी ना कहना चाहा। तेज प्रताप ने लाइटर जलाने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है, विराज चिल्लाया हार मानते हुए। मैं लेकर आऊंगा उसे, बस खुश। तेज प्रताप ने तुरंत लाइटर और बोतल नीचे फेंक दी। उनके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर हक्के बक्के विराज को गले लगा लिया। तो ठीक है, तेज प्रताप ने इत्मीनान से कहा। कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। हम सब अपनी बहू को लेने जा रहे हैं, पूरे रस्मों रिवाज के साथ। विराज पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके हरा दिया। वाह, भाभी आएंगी। आर्यन, नकुल और साहिल खुशी से उछल पड़े। विराज ने उन तीनों को अपनी खूनी नजरों से घूरा। तीनों की खुशी तुरंत काफूर हो गई और वे वहां से ऐसे भागे जैसे सिर पर पैर रखकर भाग रहे हों। तेज प्रताप ने मुड़कर कहा,
और हाँ, मानव और शेरा को मैंने किसी जरूरी काम से बाहर भेजा है, वो कल नहीं होंगे। विराट समझ गया कि उसके पिता ने उसके हर रास्ते बंद कर दिए हैं। वो वहां से गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में जा बैठा। पीछे खड़े कुंवर और जय ने एक दूसरे को देखा। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी विराज, कुंवर ने धीरे से कहा, हालांकि विराज जा चुका था। किसी लड़की से ऐसा बदला? विराज ने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें करती हुई रायजादा विला से बाहर निकल गई। उसका दिमाग सुन्न था, लेकिन दिल में एक ही बात गूंज रही थी, वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। एपिसोड 10। अगली सुबह रायजादा पैलेस में उत्सव जैसा माहौल था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे, गाड़ियों को सजाया जा रहा था। हॉल में तेज प्रताप सिंह हल्के हरे रंग के कुर्ते और सफेद पैजामे में तैयार खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सोफे पर महेंद्र सिंह बैठे थे, सफेद कुर्ता और धोती पहने, हाथ में अपनी छड़ी थामे। अरे, अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ? तेज प्रताप ने घड़ी देखते हुए आवाज लगाई, मुहूर्त निकल जाएगा। तभी शेरा और मानव लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। दोनों की हालत पस्त थी, पसीने से तरबतर, टांगे कांप रही थीं। ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? महेंद्र सिंह ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। आज बारात में जाना है या अस्पताल? मानव ने कराहते हुए कमर पर हाथ रखा। कुछ नहीं दादाजी, बस जिम थोड़ी ज्यादा हो गई। विराट सर ने सुबह सुबह 20 राउंड लगवा दिए। तेज प्रताप ने सिर हिलाया। उसका गुस्सा तुम दोनों पर निकल गया। जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। सबने ऊपर देखा। विराज नीचे आ रहा था, लेकिन उसने शेरवानी नहीं बल्कि अपना वही सिग्नेचर ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था। हाथ में लैपटॉप बैग और कलाई पर बेशकीमती रॉलेक्स। लो, महेंद्र सिंह ने ताना मारा, जिसकी शादी है वो तो ऑफिस जाने को तैयार है और हम यहां बाराती बनकर खड़े हैं। तेज प्रताप के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हारे कमरे में शेरवानी रखवाई थी, वो क्यों नहीं पहनी? विराज ने सोफे पर बैठकर इत्मीनान से अपना लैपटॉप बैग रखा। मुझे यही पसंद है, इसी में चलना है तो चलिए, वरना मैं ऑफिस जा रहा हूं। तेज प्रताप कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि इस वक्त विराज के मूड से छेड़छाड़ करना मतलब बना बनाया खेल बिगाड़ना। ठीक है, तेज प्रताप ने हार मान ली। चलो, देर हो रही है। विराज अपनी जगह से नहीं हिला। उसने दादाजी और तेज प्रताप को घूरा। दवाई ली आप दोनों ने? दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रूम में जाकर दवाई खाकर आइए, वरना मैं कहीं नहीं जा रहा। भले ही वो कितना भी सख्त क्यों ना हो, पिता और दादा की सेहत के साथ वो कभी समझौता नहीं करता था। दोनों चुपचाप दवाई लेने चले गए। आर्यन, निकुल और साहिल शेरवानी पहने सज धज कर नीचे आ गए। क्या बात है? विराज ने तंज कसा। मेरी शादी में मुझसे ज्यादा खुश तो तुम लोग लग रहे हो। काफिला घर से निकला और शहर के एक प्राचीन शिव पार्वती मंदिर पहुंचा। मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हर तरफ रायजादा परिवार के बॉडीगार्ड्स तैनात थे। विराज एक कोने में खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, विराज दांत पीसते हुए फुसफुसाया। ढूंढो उसे और उसे उठा लो। वो यहां मंडप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी तरफ से उसके आदमी की घबराई हुई आवाज आई। सर, हमने उसके घर पर पता किया, वो वहां नहीं है। उसकी लोकेशन क्या? विराज झुंझलाया। सर, वो आपके पिता के साथ है। गार्ड्स ने बताया कि बड़े साहब उसे पहले ही सुरक्षित स्थान से यहां ला रहे हैं। विराज ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके पिता उससे 2 कदम आगे निकले। उन्होंने पहले ही ईशा को अपनी सुरक्षा में ले लिया था ताकि विराज कोई गड़बड़ न कर सके। यजमान, वर वधू को बुलाइए, पंडित जी ने आवाज लगाई। तेज प्रताप ने विराज को बुलाया। विराज बेमन से हवन कुंड के पास जाकर बैठ गया। वधू को लाइए, तेज प्रताप ने शेरा को इशारा किया। शेरा मंदिर के गर्भगृह की तरफ गया। सबकी नजरें उधर ही टिक गईं। तभी पायल की छन छन गूंजी। विराज ने नजरें नहीं उठाईं, वो बस अग्नि को घूर रहा था, लेकिन आर्यन के मुंह से अनायास ही निकल गया, वाओ भाभी। विराज ने कनखियों से देखा। सामने से ईशा आ रही थी, गुलाबी लहंगे में सजी, सिर पर लाल चुनरी, माथे पर बिंदी और हाथों में लाल चूड़ा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो कोई देवी स्वयं धरती पर उतर आई हो। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। शेरा उसे लेकर विराज के बगल में बिठा दिया। वर वधू अपना हाथ आगे बढ़ाएं, पंडित जी ने कहा। विराज ने अपना हाथ आगे किया। ईशा झिझकी, उसके हाथ कांप रहे थे। हाथ आगे करो बेटा, तेज प्रताप ने प्यार से कहा। ईशा ने धीरे से अपना नाजुक हाथ विराज की मजबूत हथेली पर रख दिया।
जैसे ही उनकी त्वचा का स्पर्श हुआ, एक सिहरन दोनों के बदन में दौड़ गई। विराज का दिल, जो पत्थर बना हुआ था, एक पल के लिए जोर से धड़का। शेरा ने आगे बढ़कर उनका गठबंधन किया। फेरों के लिए खड़े हो जाएं, पंडित जी ने निर्देश दिया। विराज झटके से खड़ा हुआ। ईशा का पल्ला उसकी घड़ी में उलझ गया और वो लड़खड़ा गई। तेज प्रताप ने उसे गिरने से बचाया और विराज को घूरा। आराम से, सख्त लहजे में कहा। विराज ने अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। ईशा ने अपना भारी लहंगा संभाला और उसके पीछे चलने लगी। आग के 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ ईशा को वो पिछला मंजर याद आ रहा था, जब इसी आदमी ने उसका हाथ मरोड़कर उसकी मांग में खून भरकर उसे अपनी आधी छोड़ी हुई बीवी कहा था। 5वें फेरे के समय पंडित जी ने कहा, अब वधू आगे चलेगी। ईशा ठिठक गई। उसे विराज के वो शब्द याद आ गए थे। विराज प्रताप सिंह ने कभी पीछे चलना नहीं सीखा। वो डरी हुई थी कि कहीं विराज फिर तमाशा न खड़ा कर दे, लेकिन इस बार विराज चुपचाप एक कदम पीछे हट गया और ईशा को आगे होने का रास्ता दे दिया। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन तेज प्रताप की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगा गया। एपिसोड 11। मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे संपन्न हुए। अग्नि को साक्षी मानकर 2 अजनबी रूहें एक दूसरे से बंध गईं, एक नफरत की जंजीर से, दूसरी बेबसी की डोर से। पंडित जी ने थाल आगे बढ़ाई। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। विराज ने काले मोतियों की माला उठाई। उसने ईशा की तरफ देखा। झुकी हुई पलकें, कांपते हुए होंठ और गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशान। एक पल के लिए विराज का सख्त दिल धड़का। उसे अपनी हथेली में ईशा की गर्दन की नरमी महसूस हुई जब उसने मंगलसूत्र उसके गले में पहनाया। मांग भरिए, पंडित जी ने निर्देश दिया। विराज ने सिंदूर दान उठाया। उसने ईशा की माथे पर लगी बिंदी को अंगूठे से हल्का सा ऊपर किया और उसकी मांग को लाल रंग से भर दिया। ईशा ने अपनी आंखें मूंद लीं। ये लाल रंग अब उसकी तकदीर बन चुका था। शादी संपन्न हुई। सभी ने नवविवाहित जोड़े पर फूल बरसाए। जाओ, शिव पार्वती का आशीर्वाद लो, पंडित जी ने कहा। दोनों मूर्तियों के सामने खड़े हो गए। ईशा ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, भोलेनाथ, माँ बापा तो चले गए, अब आप ही मेरे माता पिता हैं। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया। अब बस मुझे शक्ति देना कि मैं इस नए रिश्ते को निभा सकूं। मंदिर से बाहर निकलकर सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। विराज बिना किसी की परवाह किए अपनी एसयूवी में जाकर बैठ गया। तेज प्रताप ने देखा कि ईशा अभी भी वहीं खड़ी है, अकेली और सहमी हुई। विराज, तेज प्रताप ने कड़क कर आवाज लगाई, ईशा को कौन बैठाएगा? विराज ने शीशा नीचे किया और लापरवाही से कहा, उसके पास पैर है, आ जाएगी। विराज, तेज प्रताप का पारा चढ़ गया, वो तुम्हारी पत्नी है, उतर नीचे और इज्जत से उसे गाड़ी में बैठा। पिता की आंखों में गुस्सा देख विराज ने दांत पीसे। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो ईशा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए गाड़ी तक लाया। बैठो, उसने रूखेपन से कहा। ईशा का भारी लहंगा गेट में अटक रहा था। विराज ने झुंझलाते हुए लहंगा अंदर किया और ईशा के दुपट्टे को सही किया। फिर धड़ाम से दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। गाड़ियां रायजादा पैलेस की ओर दौड़ पड़ी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। ईशा एक कोने में सिमट कर बैठी थी, कोशिश कर रही थी कि उसका शरीर विराज से स्पर्श न हो। एसी की ठंडक और घबराहट के कारण अचानक उसे खांसी का दौरा पड़ गया। वो खांसी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। विराज, जो अपने फोन में व्यस्त था, चिढ़कर उसकी तरफ मुड़ा। ईशा की खांसी उसे इरिटेट कर रही थी। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और ईशा का जबड़ा अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। पिए से। विराज ने बोतल उसके मुंह में ठूंस दी। ईशा छटपटाने लगी। पानी तेजी से उसके हलक में उतर रहा था। कुछ पानी उसके मुंह के किनारों से बहकर उसकी गर्दन और कपड़ों पर गिर गया। ईशा की आंखें, जो पहले ही नम थीं, अब आंसुओं से भर गईं। विराज ने बोतल हटाई और ईशा को बाहां से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी दहक रही थीं। ये ड्रामा मेरे सामने मत करना, उसने गुर्राते हुए कहा। अपना ये मासूम चेहरा लेकर मेरे पापा को तो फंसा लिया, पर मुझे नहीं फंसा पाओगी। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ईशा कांप रही थी। विराज की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसे लग रहा था उसकी हड्डी टूट जाएगी। विराज ने उसे झटका देकर छोड़ा। ईशा का सिर खिड़की से टकराया। आह! उसके मुंह से सिसकी निकल गई। उसका दुपट्टा पानी गिरने से गीला हो गया था और थोड़ा खिसक गया था। ईशा ने कांपते हाथों से उसे ठीक किया। तभी विराज की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी।
ड्राइवर बार बार शीशे से पीछे देख रहा था। उसकी नजरें ईशा के भीगे कपड़ों पर थीं। विराज की आंखों में खून उतर आया। कोई और उसकी चीज को गंदी नजर से देखे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने ड्राइवर की तरफ एक खूनी निगाह डाली और तुरंत एक बटन दबा दिया। ड्राइवर और पिछली सीट के बीच एक काला पार्टीशन ऊपर उठने लगा। ईशा ये देखकर और डर गई। वो और पीछे खिसक गई। विराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपनी नजरें खिड़की के बाहर टिका दी। कुछ देर बाद काफिला रायजादा पैलेस के मुख्य द्वार पर पहुंचा। भव्य हवेली को देखकर ईशा की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा घर नहीं देखा था। गाड़ी लुकी। महेंद्र सिंह ने टोकते हुए कहा, बहू को कौन उतारेगा? तेज प्रताप ने विराज को चेतावनी भरी नजरों से देखा। हाथ पकड़कर उतार उसे, और जब तक गृह प्रवेश ना हो जाए हिलना मत। विराज ने एक गहरी सांस ली। उसने गाड़ी से उतरकर ईशा की तरफ हाथ बढ़ाया। ईशा ने डरते डरते अपना हाथ उसकी हथेली पर रखा। जैसे ही वो उतरी उसका पैर लहंगे में उलझ गया और वो सीधे विराज के सीने से जा टकराई। विराज ने तुरंत उसकी कमर थाम ली। आराम से। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। दोनों की नजरें मिलीं। ईशा की आंखों में खौफ था और विराज की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश। तेज प्रताप आरती की थाली लेकर खड़े थे। तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि ससुर आरती कर रहा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पर इस घर में कोई औरत नहीं है बेटा। सास का फर्ज भी मुझे ही निभाना पड़ेगा। ईशा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। आरती हुई। ईशा ने कलश गिराकर घर में प्रवेश किया। कुमकुम भरे पैरों के निशान सफेद संगे मरमर पर छप गए। अब मंदिर में माथा टेको, तेज प्रताप ने कहा। दीवार पर 2 बड़ी तस्वीरें लगी थीं, विराज की दादी और मां की। ईशा ने दिया जलाया और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसने मुड़कर महेंद्र सिंह और तेज प्रताप के पैर छुए। सदा सुहागन रहो बेटा, महेंद्र सिंह ने आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से खुद को इस घर की बहू नहीं, बेटी समझना, और अगर ये लाट साहब, उन्होंने विराज की तरफ इशारा किया, तुझे परेशान करे तो सीधा मुझे बताना। ईशा ने सिर हिलाया। इस अजनबी महल में इन बुजुर्गों के शब्दों ने उसे पहली बार सुरक्षित महसूस कराया। एपिसोड 12। गृह प्रवेश की रस्में पूरी होने के बाद तेज प्रताप ने ईशा को हॉल के बीचों बीच खड़ा किया। आ जाओ सब, अपनी भाभी से मिल लो। एक एक करके लड़कों की फौज सामने आ खड़ी हुई। मिराज सोफे पर जाकर बैठ गया, जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ना हो। ये कुंवर और जय है, तेज प्रताप ने परिचय कराया। विराज के जिगरी दोस्त। हाय भाभी, दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। ईशा ने भी नमस्ते किया। फिर तेज प्रताप मानव की तरफ मुड़े। ये मानव है, विराज का पीए कम दोस्त ज्यादा है, और ये शेरा। ईशा की नजर उस भीमकाय बॉडीगार्ड पर गई। तेज प्रताप ने बताया, शेरा ने ही तुम्हारा कन्यादान किया था। ये सुनते ही ईशा आगे बढ़ी और झुककर शेरा के पैर छूने लगी। शेरा हड़बड़ाकर पीछे हट गया। अरे ये क्या कर रही हैं भाभी? ईशा ने नम आंखों से कहा। माँ बाप के ना होने पर भाई ही तो कन्यादान करता है। आपने वो रस्म निभाकर मुझे अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। शेरा की आंखें भी भर आईं। विराज जो दूर बैठा था, उसने भी ईशा को गौर से देखा। उसे पता नहीं था कि ईशा अनाथ है। एक पल के लिए उसके चेहरे की सख्ती कम हुई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को छिपा लिया। चलो लाइन लगाओ सब, महेंद्र सिंह ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। बहू को डराओ मत। परिचय के बाद तेज प्रताप ने आर्यन से कहा, जाओ अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। भाई का कमरा? आर्यन ने पूछा। नहीं, तेज प्रताप ने गंभीरता से कहा, नीचे वाला गेस्ट रूम जो कल तैयार करवाया था। महेंद्र सिंह कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तेज प्रताप ने उन्हें इशारे से रोक दिया। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि नई दुल्हन को पति के कमरे में क्यों नहीं भेजा जा रहा। जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो जाते, अलग रहेंगे। तेज प्रताप ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, जो अब सीढ़ियां चढ़ रहा था। विराज ने पलटकर भी नहीं देखा। आर्यन ईशा को लेकर नीचे वाले कमरे की तरफ गया। कमरा बहुत बड़ा और आलीशान था। ईशा की आंखें फटी रह गईं। उसका पुराना घर इस एक कमरे में समा सकता था। भाभी, ये आपका रूम है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप चेंज कर लो, अलमारी में आपके लिए कपड़े हैं, खाना यहीं आ जाएगा। ईशा ने धीरे से पूछा, इस घर में सच में कोई औरत नहीं है? आर्यन ने बेड पर बैठते हुए सर हिलाया। नहीं भाभी, मां के जाने के बाद यहां कोई औरत नहीं आई। चाचा चाची की भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से हम सब लड़के ही यहां रहते हैं। नौकर भी सारे मर्द हैं।
उसने बताया कि कैसे तेज प्रताप ने शेरा को सड़क से उठा के सहारा दिया था और कैसे मानव, जो सिर्फ बिजनेस सीखने आया था, अब परिवार का हिस्सा बन गया है। आप फिक्र मत करो भाभी, भाई थोड़े सख्त हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं और हम सब हैं ना आपके साथ। आर्यन के जाने के बाद ईशा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई और आंसुओं का बांध टूट गया। क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मुझे लगा था मेरी शादी होगी, मेरा अपना परिवार होगा, पर यहां तो मेरे पति ही मुझे देखना नहीं चाहते। रोते रोते उसकी नजर अलमारी पर गई। उसने दरवाजा खोला तो दंग रह गई। अलमारी नई साड़ियों, सूट, जेवर और सैंडल से भरी पड़ी थी। तेज प्रताप ने उसके लिए हर चीज का इंतजाम किया था। ईशा ने एक साड़ी को हाथ लगाया। कपड़ा मखमल जैसा मुलायम था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पास इतने कपड़े होंगे। इतने सारे कपड़े? उसने खुद से कहा, मैं तो 2 जोड़ी में भी गुजारा कर लेती। उसने अपने आंसू पोंछे। भले ही उसका पति उसे नहीं चाहता था, लेकिन इस घर के बाकी लोगों ने जो उसे अपनापन दिया था, वो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसे इस नई जिंदगी और इस अजीबो-गरीब लेकिन प्यारे परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना था। एपिसोड 13। ईशा अलमारी के सामने खड़ी थी, जहां कपड़ों का अंबार लगा था। उसकी उंगलियां रेशमी और मखमली कपड़ों को छू रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। उसने एक साधारण सी पीले रंग की साड़ी निकाली, जिसके बॉर्डर पर मोतियों का बारीक काम किया गया था। तैयार होते वक्त उसकी नजर गले में पड़े मंगलसूत्र पर गई। काले मोतियों के बीच एक लॉकेट था, जिस पर वी लिखा था, विराज के नाम का पहला अक्षर। उसने उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि उस बंधन की निशानी थी जिसे उसके पति ने नफरत से बांधा था। उसने साड़ी पहनी और आईने में खुद को देखा। मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी ने उसके चेहरे की रौनक बढ़ा दी थी, लेकिन आंखों की उदासी छुप नहीं पा रही थी। भूख लगी थी तो उसने मेज पर रखा खाना खाया। यह पहला मौका था जब उसने इतना लजीज और भरपेट खाना खाया था, बिना किसी ताने या डर के। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशा सहम गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने तेज प्रताप सिंह खड़े थे। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। खाना खा लिया बेटा? उन्होंने पूछा। ईशा ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गई। तेज प्रताप अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। यहां कोई परेशानी तो नहीं है ना? अपना ही घर समझो। ईशा उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर होगा, तेज प्रताप ने संजीदगी से कहा, कि तुम्हें अलग कमरा क्यों दिया गया, विराज के कमरे में क्यों नहीं? ईशा ने नजरें झुका लीं। ये जरूरी है बेटा, उन्होंने समझाया। अभी तुम विराज को जानती नहीं हो। उसे वक्त दो और खुद को भी। पहले इस घर को समझो, फिर रिश्तों को। मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में ही तुम दोनों के बीच कोई और कड़वाहट आए। ईशा को उनकी बातों से राहत मिली। जिस तरह विराज ने उसे गाड़ी में धमकाया था, उसके बाद वो खुद भी उसके सामने जाने से डर रही थी। भाई से बात करोगी? तेज प्रताप ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करके ईशा को पकड़ा दिया। ईशा ने कांपते हाथों से फोन कान से लगाया। हेलो? दूसरी तरफ से वरुण की चहकती हुई आवाज आई। बिट्टू? ईशा की आवाज रुंध गई। कैसा है तू? खाना खाया? दीदी, वरुण खुशी से चिल्लाया। मैं ठीक हूं। यहां हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर अंकल बहुत अच्छे हैं, और पता है, उन्होंने कहा मेरा ऑपरेशन जल्दी होगा। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अपना ख्याल रखना। दीदी, जीजू कैसे हैं? जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो जीजू से मिलने आऊंगा। उनसे कहना मैं उनसे नाराज हूं। उन्होंने आपसे जबरदस्ती शादी की, लेकिन अगर वो आपको खुश रखेंगे तो माफ कर दूंगा। जीजू शब्द सुनकर ईशा का दिल धक से रह गया। वो अपने भाई को क्या बताती कि उसके जीजू उसे देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, वो ठीक हैं, उसने झूठ बोला। तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख। तेज प्रताप ने ईशा के चेहरे पर आए भावों को पढ़ लिया। फोन रखने के बाद उन्होंने ईशा के सिर पर हाथ रखा। आराम करो बेटा, कल एक नई सुबह होगी। रात का सन्नाटा रायजादा पैलेस में पसर चुका था, लेकिन घर के एक हिस्से में अभी भी जागने की आहट थी। विराज का कमरा। यह कमरा किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला और जिम का मिश्रण लग रहा था। पूरा कमरा ग्रे और काले रंग की थीम में रंगा था। अंधेरे में केवल एक लाल बत्ती जल रही थी। जमीन पर विराज पसीने में तरबतर पुशअप्स कर रहा था,
उसके शरीर की एक एक मांसपेशी तनी हुई थी। उसके पास एक मशीन खड़ी थी, एक ह्यूमनॉइड रोबोट। 105, 106 रोबोट अपनी यांत्रिक आवाज में गिनती कर रहा था। मास्टर, आज आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराज रुका। वो पीठ के बल जमीन पर लेट गया और गहरी सांसें लेने लगा। रोबोट तुरंत आगे बढ़ा। उसके एक यांत्रिक हाथ में पानी की बोतल थी और दूसरे में तौलिया। मास्टर, हाइड्रेशन की जरूरत है, रोबोट ने कहा। विराज ने तौलिए से पसीना पोंछा और पानी की बोतल मुंह से लगा ली। उसने पानी अपने चेहरे और बालों पर भी गिराया। अंदर तो आ गई है वो, विराज ने अंधेरे छत को घुड़ते हुए खुद से कहा। मेरे घर वालों को अपनी भोली सूरत से बेवकूफ बना लिया, पर ज्यादा दिन नहीं। विराज प्रताप सिंह अपनी जिंदगी में किसी को दखल देने नहीं देता। वो उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। रोबो, क्लीन द मेस, उसने रोबोट से कहा। यस मास्टर, रोबोट ने जवाब दिया और उसकी टी शर्ट उठाने लगा। शावर के नीचे खड़े होकर विराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ईशा का चेहरा बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। वो डरी हुई आंखें, वो कांपते होंठ। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। कमजोरी, उसने फुसफुसाया। मेरी जिंदगी में कोई कमजोरी नहीं हो सकती, न प्यार न जज्बात। उसे जाना होगा। नहाकर वो तौलिया लपेटे हुए बालकनी में आया। रात की ठंडी हवा चल रही थी। उसने सिगरेट सुलगाई और धुएं के छल्ले हवा में उड़ाने लगा। उसकी नजरें दूर क्षितिज पर थीं, जहां शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। एपिसोड 14। सुबह के 4 बज रहे थे। ईशा की नींद अचानक खुल गई। उसने अपने आसपास देखा, मखमल का बिस्तर, एसी की ठंडक। उसे एक पल को यकीन नहीं हुआ कि यह हकीकत है। आज तक वो चटाई पर सोती आई थी। उसने घड़ी देखी और हड़बड़ा कर उठ गई। उसे इतनी देर तक सोने की आदत नहीं थी। उसने धरती माँ को प्रणाम किया और बिस्तर छोड़ दिया। नहाकर ईशा ने एक लाल रंग की साड़ी पहनी जिस पर पीले फूल बने थे। बालों को तौलिए से सुखाकर उसने मांग में सिंदूर भरा, माथे पर बिंदी और हाथों में वही लाल चूड़ा। आईने में वो एक नई नवीली दुल्हन लग रही थी, लेकिन आंखों में एक अनजाना डर था। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे हॉल में आई। विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पोंछा। ईशा हैरान थी, इतनी सुबह भी यहां इतनी चहल पहल थी। तभी सीढ़ियों पर कदमों की धमक और हंसी मजाक की आवाजें आईं। उठो बे, कितने आलसी हो तुम लोग, मानव की आवाज गूंजी। ईशा ने ऊपर देखा। मानव और शेरा साहिल और नकुल को जबरदस्ती नीचे ला रहे थे। आर्यन तो अभी भी नींद में चलते हुए मानव के कंधे पर सिर रखकर ऊँग रहा था। गुड मॉर्निंग भाभी, मानव की आवाज सुनते ही सबकी नींद उड़ गई। पांचों मड़के रुक गए और ईशा को देखने लगे। गुड मॉर्निंग, ईशा ने धीरे से कहा। अरे भाभी, इतनी जल्दी उठ गई, शेरा ने पूछा। हमें तो जिम जाने के लिए जबरदस्ती उठाया जाता है। मुझे आदत है, ईशा ने विनम्रता से जवाब दिया। हमें कोई सोने दे तो हम कुंभकर्ण को भी हरा दें, आर्यन ने उबासी लेते हुए कहा और पास के सोफे तक गिरने लगा। अगर उस सोफे पर बैठने की सोची भी तो आज का खाना बंद। ऊपर से एक गरजती हुई आवाज आई। सबने सिहर कर ऊपर देखा। विराज सीढ़ियों से उतर रहा था। जिम वियर में उसका कसा हुआ शरीर और भी खतरनाक लग रहा था। एक हाथ में फोन और आंखों में वो चिर परिचित गुस्सा। ईशा ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और एक खंबे की आड़ में हो गई। यहां बारात सजाकर क्यों खड़े हो, विराज ने डांटा। लड़कों को डांटा। जाओ ग्राउंड के चक्कर लगाओ। और तुम, उसने आर्यन तो घूरा, नींद अभी तक नहीं खुली। पांचों लड़के वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। विराज नीचे आया। उसकी नजर ईशा पर पड़ी। लाल साड़ी में वो सुबह की पहली किरण जैसी लग रही थी। गीले बाल, सिंदूर की लाली। विराज के कदम एक पल को ठिठके, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार वापस आ गया। वो ईशा के करीब से गुजरा और रुक गया। बिना उसकी तरफ देखे उसने ताना मारा। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, रहोगी तो गंवार ही। पैसों की चमक देखकर मेरे घर वालों को तो अपना बना लिया, लेकिन याद रखना, मेहमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए होते हैं। विराज वहां से जिम की तरफ बढ़ गया। ईशा के दिल पर उसके शब्द किसी कोड़े की तरह बरसे। उसकी आंखों में आंसू तैराए। वो गंवार नहीं थी, बस मजबूर थी। और पैसे, उसे तो पैसों से नफरत थी। गुड मॉर्निंग मैडम, पीछे से एक भारी आवाज आई। ईशा ने मुड़कर देखा, एक अधेड़ उम्र का नौकर खड़ा था। ईशा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। काका,
प्लीज मुझे मैडम मत कहिए, मेरा नाम ईशा है, आप मुझसे बड़े हैं। नौकर चौंक गया। अरे नहीं नहीं, आप मालकिन हैं, नाम कैसे ले सकता हूं? मालकिन नहीं, बेटी समझिए। अच्छा, अगर नाम नहीं ले सकते तो कुछ और बुला लीजिए, पर मैडम नहीं। ठीक है, भाभी कह लूं? नौकर ने झिझकते हुए पूछा। हम भैया विराज को भैया कहते हैं, तो आप भाभी हुई? ईशा ने सिर हिला दिया। मंदिर कहाँ है काका? आइए मैं ले चलता हूं। ईशा नौकर के पीछे पीछे विशाल हवेली के मंदिर की तरफ गई। मंदिर किसी छोटे मोटे घर से भी बड़ा था। संगमरमर का फर्श, चांदी के दरवाजे और अंदर शिव पार्वती की भव्य मूर्तियां। वहां महेंद्र सिंह और उनके एक पुराने साथी माली काका बैठकर फूलों की माला बना रहे थे। अरे बहू, महेंद्र सिंह ने ईशा को देखा। इतनी जल्दी उठ गई? जी दादाजी, आदत है। आओ बैठो। महेंद्र सिंह ने जगह बनाई। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, माली काका, इस घर के सबसे पुराने सदस्य। ईशा ने माली काका के भी पैर छुए। माली काका हड़बड़ा गए। अरे बहू रानी, ये क्या कर रही हो? मैं तो नौकर हूं। दादाजी ने कहा ना, आप उनके दोस्त हैं, तो आप भी मेरे दादाजी हुए। महेंद्र सिंह और माली काका की आंखें भर आईं। इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे संस्कारों की कमी अरसे से थी। मैं माला बना दूं? ईशा ने पूछा। नहीं, ये हमारा काम है, महेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा। तुम आरती की तैयारी करो, आज बहुत सालों बाद इस घर में कोई बहू आरती करेगी। ईशा ने पूजा की थाली सजाई। उसने दिया जलाया और शिव पार्वती की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। हे महादेव, उसने मन ही मन कहा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपना परिवार बनाना है, सबको खुश रखना है। उसने आरती शुरू की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ईशा की सुरीली आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। घर के कोने कोने में सकारात्मकता फैल गई। नौकर चाकर भी अपना काम छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महेंद्र सिंह ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे उनकी पत्नी गायत्री वापस आ गई हो। आरती समाप्त होने के बाद ईशा ने सबको प्रसाद दिया। उसने फिर से महेंद्र सिंह और माली काका के पैर छुए। सदा सुहागन रहो बेटा, महेंद्र सिंह ने आशीर्वाद दिया। आज दिल खुश कर दिया तुमने। माली काका ने महेंद्र सिंह के कान में फुसफुसाया। महेंद्र मान गए। पोते ने चाहे गलती की हो, लेकिन हीरा चुनकर लाया है। घर में लक्ष्मी आ गई। महेंद्र सिंह ने गर्व से सिर हिलाया। बस अब वो पत्थर दिल भी पिघल जाए तो मैं चैन से मर सकूं। एपिसोड 15। आरती के बाद तेज प्रताप अपने कमरे से बाहर निकले और मंदिर की ओर आए, जहां ईशा नौकरों को प्रसाद बांट रही थी। मुझे भी मिलेगा प्रसाद? तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। ईशा ने उन्हें प्रसाद दिया और झुककर पैर छुए। खुश रहो बेटा, तेज प्रताप ने स्नेह से कहा। हॉल में अब चहल पहल शुरू हो चुकी थी। महेंद्र सिंह और मुख्य रसोइया यानी हेड शेफ चाहते हुए बोली, पापा जी, क्या मैं नाश्ता बना दूं? तेज प्रताप और महेंद्र सिंह ने एक दूसरे को देखा। महेंद्र सिंह के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब ये घर तुम्हारा है। आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी। जो मन करे खिलाओ हम सबको। ईशा ने सिर हिलाया और शेफ के पीछे पीछे किचन की ओर चल दी। किचन देखकर ईशा की आंखें फटी रह गईं। ये रसोई उसके पुराने पूरे घर से भी बड़ी थी। अत्याधुनिक मशीनें, बड़े बड़े अवन और हर तरह की सुविधा। वहां मौजूद दो अन्य शेफ ने झुककर कहा, भाभी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ईशा ने एक पल के लिए मशीनों को घूरा, फिर अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा। आप बस मुझे सामान निकाल दीजिए, आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। उसने शेफ से पूछा, सबको क्या पसंद है? शेफ ने सबकी पसंद बताई। और इनको? ईशा ने धीमे स्वर में पूछा, विराज का नाम लिए बिना। सर को वेजिटेबल सूप और सलाद पसंद है, वो ऑयली खाना नहीं खाते, शेफ ने बताया। ईशा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन आज सबको खुश करने का था। उसने आटा गूंथना शुरू किया। उसकी रफ्तार देखकर शेफ भी हैरान थे। 4 बर्नर एक साथ जल रहे थे। एक तरफ आलू उबल रहे थे, दूसरी तरफ खीर पक रही थी। ईशा के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। पराठे, आलू की टिक्की, हलवा, महज 1 घंटे में डाइनिंग टेबल पर दावत सजने लगी थी। थोड़ी देर बाद जिम से लौटकर नहाने के बाद आर्यन, नकुल और साहिल डाइनिंग टेबल पर आ धमके। खुशबू ने उनकी भूख बढ़ा दी थी। अरे वाह, पराठे! आर्यन ने गहरी सांस ली। आज तो मजा आ गया। ईशा ने मुस्कुराते हुए सबकी प्लेटों में गर्मा गर्म पराठे परोसे।
महेंद्र सिंह और तेज प्रताप भी चाव से खाने लगे। इतना टेस्टी खाना नकुल ने खाते हुए आंखें बंद कर ली। भाभी, आप जादूगर हो। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट हुई। भाई आ गए, छुपाओ सब, साहिल ने घबराते हुए कहा और अपना पराठा जल्दी से निगलने की कोशिश की। घास फूस खाने वाले शेर को यह पसंद नहीं आएगा। विराज सीढ़ियों से उतर रहा था, ऑफिस के लिए तैयार, ब्लैक सूट, जेल से सेट किए बाल और हाथ में लैपटॉप बैग। जैसे ही वो नीचे आया, घी और मसालों की महक ने उसका स्वागत किया। उसकी नाक सिकुड़ गई। किसकी हिम्मत हुई? विराज की आवाज ने हॉल में सन्नाटा फैला दिया। इस घर में ऑयली खाना बनाने की हिम्मत किसकी हुई? उसने डाइनिंग टेबल पर सजे खाने को घूरा। शेफ और नौकर थर थर कांपते हुए लाइन में खड़े हो गए। विराज, शांत हो जाओ, तेज प्रताप ने टोका। आज नाश्ता बहुत अच्छा बना है, आप चुप रहिए डैड। विराज ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। वो ईशा के करीब आया। ईशा डर के मारे पीछे हटने लगी। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। सोचा होगा कि घर वालों को तेल घी खिलाकर बीमार कर दोगी, और जब ये नहीं रहेंगे तो सारी दौलत तुम्हारी। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बस अपने परिवार को प्यार से खाना खिलाना चाहती थी, और उस पर इतना घिनौना इल्जाम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मिलाया है इसमें? विराज ने एक प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी। जहर, ताकि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। नहीं, ईशा सिसक पड़ी, मैंने कुछ नहीं मिलाया। अपने ये मगरमच्छ के आंसू मेरे परिवार को दिखाना, मुझे नहीं। उसने उंगली दिखाई। अपनी गलत फहमी निकाल दो, तुम इस घर की मालकिन नहीं, बस कुछ दिनों की मेहमान हो। और ये कचरा, उसने खाने की तरफ इशारा किया, फेंक दो इसे, कोई नहीं खाएगा। विराज पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाते ही ईशा वहीं जमीन पर बैठ गई और मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। तेज प्रताप दौड़कर उसके पास आए और उसे सहारा देकर उठाया। रो मत बेटा, वो पागल है, हमने खाया ना, बहुत अच्छा बना है, चुप हो जा। एपिसोड 16। विराज के जाने के बाद भी डाइनिंग हॉल में तनाव बना हुआ था। ईशा अभी भी सिसक रही थी, लेकिन तेज प्रताप और महेंद्र सिंह ने उसे हौसला दिया। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, महेंद्र सिंह ने कहा, और जानबूझकर एक और पराठा उठाया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बरसों बाद खाया है, हम तो खाएंगे। आर्यन, नकुल और साहिल ने भी माहौल को हल्का करने की कोशिश की। भाभी, भाई को तो टेस्ट का पता ही नहीं है, अब प्लीज रोना बंद करो, नकुल ने कहा। ईशा ने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराई। सब ने नाश्ता खत्म किया। तेज प्रताप उठकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए। उनके हाथ में एक मखमली बॉक्स और चाबियों का एक बड़ा गुच्छा था। ईशा, इधर आओ, तेज प्रताप ने उसे पास बुलाया। उन्होंने वो बॉक्स ईशा की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी सास के जेवर हैं, उन्होंने शौर्य की होने वाली पत्नी के लिए बनवाए थे, अब ये तुम्हारे हैं। ईशा पीछे हट गई। नहीं पापा जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आपने मुझे छत दी, इतना ही काफी है। रख लो बेटा, ये आशीर्वाद है, महेंद्र सिंह ने कहा। ईशा ने कांपते हाथों से बॉक्स ले लिया। फिर तेज प्रताप ने वो भारी चाबियां उसके सामने की। उसमें रायजादा लिखा हुआ था। और ये इस घर की चाबियां, तेज प्रताप ने कहा। तिजोरी से लेकर लॉकर तक सब अब तुम्हारे हवाले है। ईशा घबरा गई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगी, अगर कुछ खो गया तो तुम्हें ही संभालना है। तेज प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर चाबियां उसकी हथेली पर रख दी। इस घर को एक लक्ष्मी की जरूरत थी, और वो तुम हो। विराज चाहे जो कहे, तुम इस घर की बेटी हो, पूरे हक से रहो। ईशा ने उन चाबियों को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। एक तरफ उसका पति उसे जहर देने वाली कह रहा था, और दूसरी तरफ उसका ससुर उसे घर की तिजोरी सौंप रहा था। चलो हम ऑफिस चलते हैं, वरना वो ऑफिस में भी तूफान खड़ा कर देगा। सब एक एक करके चले गए। आर्यन, नकुल और साहिल कॉलेज के लिए निकले। जाते जाते आर्यन ने ईशा को गले लगाया। बाय भाभी, अपना ख्याल रखना। ईशा ने सबको दरवाजे तक छोड़ा। जब सब चले गए तो वो विशाल घर एकदम शांत हो गया। ईशा अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। उसने गहनों का बॉक्स खोला। सोने और हीरे के हार जगमगा रहे थे, लेकिन उसकी नजर बॉक्स के कोने में रखे कुछ लिफाफों पर पड़ी। उसने उन्हें छुआ नहीं, वापस रख दिया। उसे डर था कि कहीं कोई उसे लालची न समझ बैठे। उसने अलमारी में बॉक्स सुरक्षित रख दिया। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था। वो कमरे में टहलने लगी। तभी उसने देखा कि कमरे के एक तरफ भारी पर्दे लगे हैं। उसने पर्दे हटाए। सामने का नजारा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। फर्श से छत तक कांच की दीवार थी, और उसके उस पार एक निजी बगीचा था। रंग बिरंगे फूल, एक छोटा सा फव्वारा और बैठने के लिए कुर्सियां। ये नजारा उसके कमरे से जुड़ा हुआ था। ईशा ने कांच के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लॉक कैसे खुलता है। हार कर वो वहीं कालीन पर बैठ गई, अपने घुटनों पर ठोड़ी टिकाकर बाहर गिरते पानी को निहारने लगी। SR इंडस्ट्रीज,
विराज की गाड़ी ऑफिस के पोर्च में रुकी। गार्ड्स ने दौड़कर दरवाजा खोला। विराज ने अपना चश्मा ठीक किया और बाहर निकला। उसका चेहरा अभी भी तमतमाया हुआ था। वो सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ ने गुड मॉर्निंग सर कहा, लेकिन विराज ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसका आभामंडल इतना डरावना था कि लोग उसके रास्ते से हटते चले गए। वो 20वें फ्लोर पर अपनी कैबिन में पहुंचा। मानव उसके पीछे पीछे फाइल लेकर आया। विराज ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही टेबल पर रखा कांच का पेपरवेट उठाया और उसे हवा में उछालने लगा। शर्मा प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार है? विराज ने बिना देखे पूछा। सर, वो अभी काम चल रहा है, मानव ने डरते हुए कहा। मुझे काम चल रहा है नहीं सुनना, विराज चिल्लाया और पेपरवेट दीवार पर दे मारा। कांच का पेपरवेट दीवार पर लगी एक पेंटिंग से टकराया और पेंटिंग नीचे गिरकर टूट गई। मानव और बाहर खड़ा शेरा दोनों सिहर गए। बाहर निकलो, दहाड़ा विराज। सबके सब निकम्मे हैं। मानव तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। आज बॉस का मूड बहुत खराब है, लगता है भाभी से झगड़ा हुआ है। अंदर विराज ने अपनी कुर्सी घुमाई और शहर का नजारा देखने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने ईशा का चेहरा था, आंसुओं से भीगा हुआ, डर से कांपता हुआ। क्यों? उसने मुट्ठी भींच ली। क्यों? वो लड़की मेरे दिमाग से नहीं जा रही। एपिसोड 17। एसआर इंडस्ट्रीज में आज हवा का रुख बदला हुआ था। विराज के गुस्से की खबर जंगल की आग की तरह पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थी। कर्मचारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। कल ही शर्मा प्रोजेक्ट आया था और आज ही बॉस ने प्रेजेंटेशन मांग ली थी, जो नामुमकिन था। हम क्या करें सर? कर्मचारियों ने घबराते हुए तेज प्रताप को घेरा हुआ था। अगर आज काम नहीं हुआ तो सर हमें फायर कर देंगे। तेज प्रताप ने अपना चश्मा उतारा और शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा उससे, तुम लोग बस अपना काम करो। तेज प्रताप अपने केबिन से निकले और विराज के फ्लोर की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें मानव मिला, जो बदहवास सा लग रहा था। उसके माथे पर पसीना था और सांस फूली हुई थी। क्या हुआ मानव, ऐसे क्यों भाग रहे हो? तेज प्रताप ने पूछा। सर, आज बॉस का मूड बहुत खतरनाक है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसा लग रहा है जैसे आज भूकंप आने वाला है। तेज प्रताप ने सिर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। मानव भी उनके पीछे जाने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में कॉरिडोर में सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गया। लड़की के हाथ से फाइलें छूटकर बिखर गईं और उसका चश्मा जमीन पर गिर गया। देख कर नहीं चल सकती, मानव ने झुंझलाते हुए कहा। हालांकि गलती उसकी भी थी। उसने जल्दी से फाइलें उठाईं और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे अभी विराज के गुस्से का सामना करने की हिम्मत जुटानी थी। तेज प्रताप विराज के केबिन के बाहर पहुंचे। शेरा बाहर तैनात था। क्या वो अंदर है? तेज प्रताप ने पूछा। शेरा ने सिर हिलाया। जी सर, लेकिन उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मैं देखता हूं। तेज प्रताप ने बायोमेट्रिक लॉक पे अपना अंगूठा लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा डरावना था। केबिन में अंधेरा था, सारी लाइट्स बंद थीं, बस लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी थी। विराज अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। कमरे में धुएं के बादल थे। तेज प्रताप ने अंदर घुसते ही लाइट्स ऑन कर दी और वेंटिलेशन चालू कर दिया। अचानक हुई रोशनी से विराज ने आंखें सिकोड़ी। उसने जलती हुई सिगरेट को ऐश ट्रे में इतनी जोर से मसला कि वो वहीं बुझ गई। ऐसे ही आपने मेरे गुरूर को भी कुचलाया डैड, विराज ने बिना उनकी तरफ देखे सर्द आवाज में कहा। जिसे तुमने चुना है, हमने बस तुम्हें उससे बांध दिया है, तेज प्रताप ने सख्त लहजे में जवाब दिया। विराज प्रताप सिंह कभी किसी के साथ नहीं बनता। विराज दहाड़ा। ना कभी बंधेगा। वो गवार लड़की मुझे कभी नहीं बांध सकती। जुबान संभाल कर बात करो, तेज प्रताप चिल्लाए। वो गवार नहीं, ईशा है, मेरी बहू और तुम्हारी पत्नी। कोई आरी गहरी नहीं है वो। मेरे नाम से मत जोड़िए उसे, विराज ने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी आंखें लाल खीं। जुड़ चुका है नाम, तेज प्रताप ने दृढ़ता से कहा। विधि का विधान है ये, तुम चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते। ठुकरा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। बाप बेटे के बीच की ये जंग तीखी होती जा रही थी। दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। विराज को ईशा से नफरत थी और तेज प्रताप को ईशा की मासूमियत पर भरोसा था। उस लड़की को पैसे देकर भगाओ यहां से, मुझे वो यहां नहीं चाहिए। विराज ने पास पड़ी कुर्सी को लात मारी। कुर्सी दूर जाकर गिरी। वो पैसों पर नहीं मरती, तेज प्रताप ने शांत स्वर में कहा। विराज हंस पड़ा, एक व्यंग्यात्मक कड़वी हंसी। आजमा लो, ये दुनिया ऐसी है डैड, यहाँ पैसा ही सब कुछ है। रिश्ते भी लोग पैसों के लिए जोड़ते हैं। उस लड़की ने अपनी मासूमियत का नाटक करके आपको फंसा लिया है। अभी उसके मुंह पर पैसे फेंकेंगे ना तो सब छोड़कर भाग जाएगी। उसे सिर्फ दौलत से प्यार है। तेज प्रताप के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। तजुर्बा है मुझे बेटा, बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं। मैंने उसे चुना है क्योंकि वो हीरा है। अगर वो गलत होती तो मैं उसे घर की बहू कभी नहीं बनाता। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और विराज के करीब गए। ठीक है, तेज प्रताप ने चुनौती दी। अगर तुम कहते हो तो आजमा लो, ये मेरा चैलेंज है। अगर उसे पैसों से प्यार निकला तो मैं खुद तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा और उसे भूल जाऊंगा।
लेकिन अगर वो पैसों पर नहीं मरी तो तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा पूरे हक के साथ। विराज ने अपनी जैकेट सही की। उसकी आंखों में जीत का यकीन था। आप अपनी बात से मुकरना मत डैड, क्योंकि मैं उसे बेनकाब करके ही दम लूंगा। तेज प्रताप सिंह कभी अपनी जुबान से नहीं फिरता, उन्होंने कहा और केबिन से बाहर निकल गए। विराज वहीं खड़ा रह गया, अपने अगले कदम के बारे में सोचते हुए। उसे यकीन था कि जीत उसी की होगी। रायजादा पैलेस में दोपहर का 1 बज रहा था। ईशा की नींद खुली। वो सुबह से सो रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब इतना वक्त बीत गया। उसने घड़ी देखी और हड़बड़ा कर उठ बैठी। हे भगवान, मैं इतना सो गई। उसने माथे पर हाथ मारा। वो जल्दी से उठी, साड़ी ठीक की और कमरे से बाहर भागी। हॉल में सन्नाटा था। नौकर अपने अपने क्वार्टर में आराम करने चले गए थे। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। आर्यन, नकुल और साहिल अपनी अपनी बाइक्स और कार से वापस आ गए थे। कॉलेज खत्म हो चुका था। ईशा उन्हें देखकर किचन की तरफ भागी। उफ, आज तो थक गए, आर्यन ने सोफे पर गिरते हुए कहा। उस टकले प्रोफेसर ने दिमाग की दही कर दी। तभी उनके सामने पानी की ट्रे आ गई। आर्यन ने ऊपर देखा। ईशा खड़ी थी, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए। अरे भाभी, आप क्यों ले आई? आर्यन ने जल्दी से ट्रे ले ली। तो क्या हुआ? ईशा ने कहा और सबको पानी देने लगी। भाभी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, हमारे पास बैठो। नकुल ने सोफे पर जगह बनाई। ईशा झिझकते हुए उनके पास बैठ गई। साहिल, जो हमेशा कम बोलता था, उसने धीरे से पूछा, भाभी आपने पढ़ाई में क्या किया है? ईशा ने उसे देखा। मैंने 12वीं पास की है, मैथ्स और साइंस से। अरे वाह, आर्यन चौंका। और उसके बाद इजाजत नहीं मिली। ईशा ने नजरें झुका ली। एपिसोड 18, इजाजत नहीं मिली? नकुल ने हैरानी से पूछा। क्यों भाभी, आपके नंबर कम थे क्या? ईशा ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे 12वीं में 93.5% आए थे। क्या 93.5%? तीनों भाई एक साथ चिल्लाए। उनकी आंखें फटी रह गईं। आर्यन ने तो अपना मुंह ही खोल लिया। इतने नंबर तो उन तीनों के मिलाकर भी शायद ही आते। इतने अच्छे मार्क्स और आपने पढ़ाई छोड़ दी? साहिल को यकीन नहीं हो रहा था। ईशा ने उदास मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं चली जाती तो घर का काम कौन करता? चाची कहती थी कि पढ़ाई करके क्या करोगी, चूल्हा चौका ही तो करना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों लड़के समझ गए कि ईशा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आर्यन को अपनी भाभी पर बहुत गर्व और साथ ही तरस भी आया। क्या आप अभी भी पढ़ना चाहती हैं? आर्यन ने उम्मीद से पूछा। ईशा ने साहिल को देखा, फिर नकुल को। उसकी आंखों में एक दबी हुई चमक थी। अब क्या फायदा, शादी तो हो गई। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती भाभी, आर्यन ने जोश में कहा। शादी के बाद भी लोग पढ़ते हैं। अगर आप कहो तो मैं पापा और भाई से बात करूं? ईशा डर गई। नहीं, रहने दो, मैं पहले ही आप लोगों पर बहुत बोझ डाल चुकी हूं। वरुण का इलाज और अब ये। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसे डर था कि कहीं विराज और ना भड़क जाए। बोझ नहीं भाभी, आप इस घर की इज्जत हो, नकुल ने कहा। खैर, ये सब छोड़ो, बहुत जोर की भूख लगी है। खाने में क्या बना है? उसने पेट पर हाथ फेरा। ईशा के होश उड़ जाए। वो तो सो गई थी, खाना तो बना ही नहीं था। उसने घबराकर मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, खाना तो बना ही नहीं। माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आर्यन ने उसकी घबराहट देखी और मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी यहाँ किचन में सब कुछ है। फ्रिज में खाना रखा होगा, गर्म कर लेते हैं। ईशा ने चारों तरफ देखा। फ्रिज? यहाँ तो सब दीवार जैसा दिखता है। आर्यन उसे लेकर किचन में गया। ये देखिए भाभी, ये इनबिल्ट फ्रिज है। उसने काला पैनल खोला और अंदर की लाइट जल उठी। ईशा का मुंह खुला रह गया। इतना बड़ा फ्रिज उसने जिंदगी में नहीं देखा था। इसमें सब कुछ है, आर्यन ने समझाया। ऊपर आइसक्रीम, नीचे सब्जियां, और ये देखिए, ये ओवन के पास गया। ये माइक्रोवेव है, इसमें खाना गर्म होता है। और ये एयर फ्रायर है, यहाँ तेल का खाना कम बनता है, सब इसी में बनता है। ईशा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसकी चाची जिन उपकरणों पर इतराती थीं, वो इस हाईटेक किचन के सामने खिलौने लग रहे थे। मैं समझ गई, ईशा ने सिर हिलाया। ग्रेट, अब आप आराम से खाना गर्म कीजिए, हम फ्रेश होकर आते हैं, आर्यन ने कहा और वहां से चला गया। ईशा ने आर्यन के बताए अनुसार दस्ताने पहने और ओवन से खाना निकाला। उसने दाल, चावल और सब्जी गर्म की और टेबल पर लगा दी। तीनों भाई आए और खाने पर टूट पड़े। ईशा एक कुर्सी पर बैठकर उन्हें खाते हुए देखने लगी। उसे खुद भूख नहीं थी, या शायद आदत नहीं थी। उसे हमेशा दूसरों को खिलाकर जो बचता था वही खाने की आदत थी। नकुल ने खाते खाते कहा, भाभी आप भी खाओ ना। नहीं, तुम लोग खाओ, ईशा ने प्यार से कहा। खाना खाने के बाद तीनों वहीं सोफे पर बैठ गए।
ईशा ने बर्तन समेटे और उनके पास आकर बैठ गई। बातों का सिलसिला चल पड़ा। कॉलेज की बातें, घर की बातें, मस्ती मजाक। कुछ ही देर में वो चारों ऐसे घुल मिल गए जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। ईशा की हिचक खुलने लगी थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसका भी कोई अस्तित्व है, उसकी बातों को भी कोई सुनता है। शाम के 6 बज गए। ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका था। हॉल में बैठे दादाजी नकुल से अपने पैर दबवा रहे थे और दिन भर की खबरें सुना रहे थे। ईशा मंदिर में शाम की आरती की तैयारी कर रही थी। देखा, दादाजी ने नकुल को कोहनी मारी। एक औरत के आने से घर का नक्शा ही बदल गया, वरना ये घर तो भूतों का डेरा लगता था। नकुल हंसा। तो दादाजी, आपकी भी दूसरी शादी करवा दें क्या? चुप कर बेशरम, दादाजी ने छड़ी उठाई। तेरी दादी ऊपर से देख रही होगी तो मुझे श्राप देगी। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और तेज प्रताप सिंह अंदर आए। उनके ठीक पीछे विराज था। हॉल में सन्नाटा छा गया। ईशा के हाथ से आरती की थाली लगभग छूटते छूटते बची। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया जब विराज ने उसे गंवार कहा था। ईशा, इधर आओ, तेज प्रताप ने आवाज दी। ईशा ने एक नजर विराज को देखा, जो सोफे पर बैठकर अपने फोन में व्यस्त होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। ईशा धीरे धीरे चलकर तेज प्रताप के पास पहुंची और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ये लो, तेज प्रताप ने एक भारी बैग ईशा के सामने रखा। इसे लॉकर में रख दो। सबकी नजरें उस बैग पर टिक गईं। इसमें पैसे हैं, तेज प्रताप ने बताया। इन्वेस्टमेंट के लिए निकाले थे, लेकिन आज जमा नहीं हो पाए। 3 करोड़ रुपए हैं, इन्हें संभाल कर रख दो। 3 करोड़? ईशा के पसीने छूट गए। पर मैं कहाँ रखूंगी? उसने घबरा कर पूछा। जो चाबियां सुबह दी थीं, उसमें लॉकर की चाबी भी है, तेज प्रताप ने याद दिलाया। जाओ लेकर आओ, मैं तुम्हें लॉकर रूम दिखाता हूं। ईशा भागी और अपने कमरे से चाबियों का गुच्छा ले आई। तेज प्रताप उसे सीढ़ियों के नीचे एक दीवार के पास ले गए। वो दीवार बिल्कुल प्लेन थी। उन्होंने एक पैनल पर उंगली रखी और दीवार बीच से खुल गई। ईशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर चलो, तेज प्रताप ने कहा। इसमें तुम्हारा फिंगरप्रिंट भी सेट कर देता हूं, ताकि भविष्य में तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। ये विराज और तेज प्रताप के बीच हुई शर्त का पहला कदम था। विराज देखना चाहता था कि ईशा उन पैसों को देखकर क्या करती है, और तेज प्रताप को यकीन था कि उनकी बहू इस परीक्षा में खरी उतरेगी। तेज प्रताप ने लॉकर के अंदर रखे मखमली बक्से और फाइलों की तरफ इशारा किया। इसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और उस बॉक्स में पुश्तैनी गहने। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम यहां से निकाल सकती हो, उन्होंने कहा, और बैग को सुरक्षित रखकर बाहर आ गए। ईशा भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। तेज प्रताप ने लॉकर बंद किया और चाबी ईशा को सौंप दी। संभाल कर रखना इसे। ईशा ने सिर हिलाया और अपने कमरे में जाकर चाबी सुरक्षित रख दी। शाम का वक्त था। विराज ऑफिस से लौट चुका था और फ्रेश होकर अपने कमरे से नीचे आ रहा था। घर के नियम के अनुसार शाम को पूरा परिवार हॉल में एक साथ बैठता था। ईशा ने मंदिर में दिया जलाया और आरती की थाली लेकर हॉल में आई। उसने सबसे पहले तेज प्रताप और महेंद्र सिंह को आरती दी। अपने पति को भी आरती दो, महेंद्र सिंह ने विराज की तरफ इशारा किया। विराज एक सोफे पर अलग थलग बैठा था। उसका चेहरा भावहीन था। ईशा का दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया जब विराज ने उसे सबके सामने जलील किया था। वो डरते डरते छोटे कदमों से विराज के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे और थाली में रखा दिया हिल रहा था। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन नजरें उठाने की हिम्मत नहीं हुई। आरती, ईशा की आवाज बमुश्किल निकली। विराज ने उसे देखा। ईशा का कांपना उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। उसे लगा कि उसका खौफ कायम है। वो खड़ा हुआ और आरती लेने के बहाने ईशा की ओर झुका। बहुत जल्द, विराज ने फुसफुसाया। आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ ईशा सुन सके। तुम इस घर से आउट हो जाओगी। ईशा कांप गई। उसके हाथ से थाली गिरते गिरते बची। वो बिना एक पल गंवाए वहां से मुड़ी और मंदिर की तरफ भाग गई। उसने थाली रखकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनें काबू से बाहर हो रही थीं। कुछ देर बाद जब सब लोग सहज होकर बातें कर रहे थे, आर्यन ने गला खंगारा। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, आर्यन ने कहा। हाँ बोलो, महेंद्र सिंह ने नकुल को अपनी टांगों से दूर करते हुए कहा, जो पैर दबाने के नाम पर मस्ती कर रहा था। भाभी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है। अगर वो कॉलेज ज्वाइन कर लें तो कैसा रहेगा? साहिल, जो अपनी किताब में खोया था, उसने सिर उठाकर कहा। हाँ, वैसे भी इस घर में उनके करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। ये उन्होंने खुद कहा है? मानव ने पूछा।
नहीं नहीं, वो तो हमारी बातों बातों में पता चला। विराज, जो अब तक अपने फोन में ईमेल चेक कर रहा था, उसने एक तल्ख टिप्पणी की। तो अब वो गवार पढ़ेगी भी? उसकी आवाज हॉल में गूंज गई। तेज प्रताप और महेंद्र सिंह ने उसे घूरा। भाई, आपको पता नहीं है, नकुल जोश में बोला। भाभी के 12वीं में 93.5% आए थे, वो भी मैथ्स और साइंस में। क्या? सच में? मानव हैरान रह गया। हाँ, उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, नकुल ने गर्व से बताया। अरे वाह, तेज प्रताप मुस्कुराए। विराज के अलावा इस घर में कोई और भी है जिसे मैथ्स पसंद है? दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं ना पापा? महेंद्र सिंह ने चुटकी ली। जब विराज ने खुद पसंद किया है लड़की को, तो उसकी पसंद की ही होगी ना? विराज ने अनसुना करते हुए कहा, वैसे अगर वो पढ़ना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉलेज जाकर वहां अपनी गवारियत न दिखाए और मेरी नाक न कटवाए। विराज, जुबान पे लगाम लगाओ, तेज प्रताप ने डांटा। हिसाब तो जल्द होने वाला है, विराज ने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्दों में धमकी साफ थी। तभी ईशा किचन से बाहर आई। खाना लग गया है। सब डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। ईशा ने खाना परोसना शुरू किया। विराज ने अपनी प्लेट में सब्जी और रोटी देखी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने एक टुकड़ा मुंह में डाला। ये क्या है? विराज ने ईशा को घूरा। एयर फ्रायर से खाना बनाया है। ईशा सहम गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, जी हां। विराज कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। खबरदार जो वहां से हिले। महेंद्र सिंह ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। थाली परोस दी गई है, अन्न का अपमान मत करो, बैठ जाओ। विराज ने दांत पीसे और वापस बैठ गया। सारा खाना एयर फ्रायर में बना है, ईशा ने धीरे से बताया। और आपका खाना आपके शेफ ने अलग से बनाया है, सैलेड और सूप। विराज ने अपनी दूसरी कटोरी देखी। वाकई उसमें उसका पसंदीदा सूप था। उसने चुपचाप खाना शुरू किया। तेज प्रताप ने ईशा की तरफ देखा। बेटा, क्या तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो? ईशा ये सवाल सुनकर खांसने लगी। उसके गले में निवाला अटक गया। आर्यन और नकुल ने तुरंत उसे पानी का ग्लास दिया। सिर्फ विराज ही था जो बेपरवाही से अपना खाना खा रहा था। ईशा ने पानी पिया और सांस ली। बोलो, तेज प्रताप ने फिर पूछा। ईशा ने डरते हुए विराज की तरफ देखा, फिर धीरे से नामे सिर हिला दिया। तेज प्रताप समझ गए कि वो विराज से डर रही है। उन्होंने प्यार से कहा, अगर पढ़ना चाहती हो तो डरो मत, ये अच्छी बात है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ईशा ने आर्यन की तरफ देखा जो आंखों से हां का इशारा कर रहा था। ईशा ने हिम्मत जुटाकर हां में सिर हिला दिया। ठीक है, तेज प्रताप ने ऐलान किया, कल ही तुम्हारा एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवा देंगे। ईशा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसे अपना अधूरा सपना पूरा होता दिख रहा था। रात का खाना खत्म हो चुका था। ईशा किचन में बर्तन समेट रही थी। आप लोग जाइए, ईशा ने शेफ और नौकरों से कहा, मैं बाकी देख लूंगी। उधर स्टडी रूम में माहौल गर्म था। विराज सोफे पर बैठा था और उसके सामने आर्यन, नकुल और साहिल खड़े थे। मानव और शेरा भी वहां मौजूद थे। उस लड़की से दूर रहना, विराज ने अपने भाइयों को चेतावनी दी। ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? नकुल ने पूछा। वो हमारी भाभी हैं। जितना कहा है उतना करो, विराज ने उसे घूरा। भाई, भाभी मां समान होती हैं। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उन्हें यहां अकेला महसूस होगा। इस बड़े घर में वो वैसे ही अकेली हैं। विराज का पारा चढ़ गया। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना उस लड़की से दूर रहो, क्योंकि वो लड़की कुछ ही दिनों में यहां से जाने वाली है। सब सन रह गए। जाने वाली है? कहां? वो कहीं नहीं जाएंगी, साहिल ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जो अक्सर चुप रहता था। विराज ने साहिल को तीखी नजरों से देखा। लगता तुम लोग घर पर ज्यादा फ्री हो गए हो। कॉलेज से होमवर्क नहीं मिल रहा है क्या? मुझे ही देना पड़ेगा। नहीं भाई, तीनों एक साथ चिल्लाया और वहां से रफू चक्कर हो गए। विराज गुस्से में अपनी उंगलियां चटकाने लगा। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में था। ईशा की आंख अचानक खुल गई। माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थी। उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसने कांपते हाथों से साड़ी के पल्लू से चेहरा पूछा। हे भगवान, प्लीज ऐसे सपने मत दिखाया करो। उसने बुड़बुड़ाते हुए हाथ जोड़े। कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। ईशा को बहुत जोर की प्यास लगी थी। जग खाली था। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकली। हॉल में घना अंधेरा था। सिर्फ मंदिर का दिया टिमटिमा रहा था। ईशा दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो किचन के पास पहुंची और लाइट का स्विच ढूंढने लगी, अचानक किसी ने उसे पीछे से दबोच लिया। ईशा के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि एक बड़े और मजबूत हाथ ने उसका मुंह भींच लिया। उसे दीवार से सटा दिया गया। ईशा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो रहा था। श्श! कान के पास एक सर्द और जानी पहचानी आवाज गूंजी। ईशा का खून जम गया। ये आवाज, ये स्पर्श, विराज! बिल्कुल शांत रहना, विराज ने कान के पास फुसफुसाया।
एक आवाज नहीं। उसका एक हाथ ईशा के मुंह पर था और दूसरा उसकी कमर पर। दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपके थे। अंधेरे में भी ईशा विराज की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। विराज ने धीरे से उसके मुंह से हाथ हटाया, लेकिन इशारा किया कि चुप रहे। ईशा लंबी सांसें लेने लगी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जो विराज के सीने से टकरा रहा था। विराज की नजरें अंधेरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी चीज या किसी आहट का इंतजार कर रहा हो। उसका ध्यान ईशा पर नहीं, बल्कि हॉल में हो रही किसी हलचल पर था। अनजाने में उसका हाथ ईशा की कमर से फिसलकर उसकी पीठ पर चला गया, जैसे उसे सुरक्षित कर रहा हो। तभी एक जोरदार आवाज आई, खट। विराज चौकन्ना हो गया। उसने ईशा को खुद से अलग किया और हॉल की तरफ देखा। ईशा ने भी उधर देखा। सीढ़ियों के नीचे बनी दीवार, जहां लॉकर था, वहां से रोशनी की एक लकीर आ रही थी। लॉकर का गुप्त दरवाजा खुला हुआ था। उसी पल पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गई। तेज प्रताप, महेंद्र सिंह, आर्यन, नकुल, साहिल, मानव और शेरा सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे। शेरा और मानव के हाथों में बंदूकें थी। भाभी? आर्यन ने ईशा को विराज के पास देखा। ईशा शर्म और डर से 2 कदम पीछे हट गई। तभी लॉकर रूम से 2 गार्ड्स एक आदमी को घसीटते हुए बाहर लाए। छोड़ दो मुझे, जाने दो, वो आदमी चिल्ला रहा था। गार्ड्स ने उसे महेंद्र सिंह के कदमों में पटक दिया। वो आदमी कोई और नहीं, घर का एक शेफ था। गद्दार! महेंद्र सिंह ने अपनी छड़ी उठाई। हमारा ही नमक खाकर हमारे घर में चोरी! शेफ गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए मालिक, लालच में आ गया था, मेरी बीवी बीमार है। झूठ! तेज प्रताप ने कड़क कर कहा। तेरी नीयत तो पहले दिन से खराब थी, पुलिस को बुलाओ। पुलिस का नाम सुनते ही शेफ की आंखों में वहशत उतर आई। उसे पता था कि रायजादा परिवार से दुश्मनी मतलब मौत से बदतर जिंदगी। अचानक उसने एक गार्ड को धक्का दिया और उसकी कमर से पिस्तौल खींच ली। पीछे हटो सब! उसने पिस्तौल लहराई। सब सहम गए। शेफ की नजर कोने में खड़ी ईशा पर पड़ी। वो उसकी तरफ लपका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने ईशा को अपनी ढाल बना लिया और बंदूक की नली उसकी कनपटी पर सटा दी। ईशा चीख पड़ी। कोई आगे नहीं आएगा, शेफ चिल्लाया, वरना इसकी जान ले लूंगा। विराज की आंखों में खून उतर आया। उसे छोड़ दे, उसने गुर्राते हुए कहा। अगर उसे खरोच भी आई तो तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। विराज ने अपनी कमर से अपनी गोल्ड प्लेटेड गन निकाली और शेफ पर तान दी। पीछे हटो! शेफ घबरा गया। उसका हाथ कांप रहा था। मुझे जाने दो! हाथ नहीं लगाना उसे! विराज एक कदम आगे बढ़ा। ईशा रो रही थी। उसे अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब ऐसे ही बंदूकें तनी थी। आज फिर वही मंजर था, बस किरदार बदल गए थे। धाएं! एक गोली चली। ईशा ने चीख कर आंखें बंद कर लीं।